ये वाला तो लगता है पूरा सप्ताह ही मेरे साथ हो आप लोग। ट्यूसडे भी थे, वेडनेसडे भी थे, और अब तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तीनों दिन रहोगे। गुड इवनिंग जी। संडे भी, हाँ। जो लोग मैनिफेस्टेशन में उनका संडे भी चलता है, तो मतलब पूरा सप्ताह ही है इस बार तो। चलिए, सबसे पहले मुझे बताएं कि क्यों ये फैसला किया आपने। व्हाई यू डिसाइडेड कि आपको किताब लिखनी है। क्या रीजन है जिसके लिए आपने डिसाइड किया? लिखें जरा चैट बॉक्स में, रीच टू माई राइट ऑडियंस सो दैट आई कैन सर्व दैम। सर, अपने को बुक लॉन्च करते हुए इमेजिन किया और बहुत अच्छा फील हुआ। हाँ मतलब, अपनी किताब जब लॉन्च होती है ना, तो एक बहुत ही प्रेशियस मोमेंट होता है वो। मतलब कुछ ऐसे पल होते हैं ना जो आपके जीवन के आखिरी पलों में भी अगर आ जाएं तो वैसे हाईलाइटेड मोमेंट ऑफ लाइफ। मैच की जो हाईलाइट होती है ना, तो कुछ ही मोमेंट्स हाईलाइटेड मोमेंट होते हैं हमारी लाइफ के। जब आपकी किताब आपके हाथ में होगी, सबके सामने होगी। एक्सप्लोर माई सेल्फ इन वर्ड्स। वेरी गुड। टू रीच माई ऑडियंस। सर, one of my dream is to become author. Okay. कितने समय से चल रहा है ये सपना, मुझे बताएं जरा, फॉर हाउ लॉन्ग दिस इज गोइंग ऑन? कितने लोगों ने अभी डिसाइड किया, कितनों का कुछ सालों से चल रहा है? 2020, ऑलमोस्ट 10 years। जब हम किसी को बोल के इंस्पायर करते हैं, यू स्पीक एंड इंस्पायर, तो बोले गए शब्द आपके शरीर पे निर्भर करते हैं। इट इज डिपेंडेंट ऑन योर बॉडी, इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। कि जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप बोल रहे हैं, और उस पर्टिकुलर टाइम में जो लोग हैं वही उससे इंस्पायर हो सकेंगे। और जिस जगह पे आप बोल रहे हैं, लेकिन किताब ना, किताब, बुक इज बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड बॉडी। एक किताब टाइम स्पेस और बॉडी के बियॉन्ड होती है।
आप हो सकता है अपने घर पे बैठे हो, लेकिन आपकी किताब हो सकता है किसी को रात को 2 बजे भी, जो हताश या निराश बैठा है, उसके जीवन में एक स्पार्क फूंक सकती है। वो बंदा शायद आपसे कभी मिलेगा भी नहीं, आपको देखेगा भी नहीं, ना आप शायद उससे कभी मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपके विचार उस तक पहुंच सकते हैं, उसे प्रभावित कर सकते हैं। तो किताब में कैद आपके विचार, शब्द, ना आपके शरीर पे निर्भर करते हैं, ना समय पे निर्भर करते हैं, ना उस स्पेस पे निर्भर करते हैं कि आपका उस लोकेशन पे होना या ना होना मैटर नहीं करता। किताबें टाइमलेस होती हैं। जब आप किसी शब्द को लिख देते हैं, एक होता है कि मैं किसी शब्द को बोलता हूँ, तो जो मेरा थॉट है, उस थॉट को जब मैंने बोला, तो थॉट एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उस एनर्जी को मैंने साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो जब आप बोलते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू साउंड एनर्जी। लेकिन जब आप लिख देते हैं तो इट इज एक्चुअली मटेरियलाइजिंग, इट इज बिकमिंग मैटर, इट इज बिकमिंग मटेरियल, जिसका एक शेप साइज फॉर्म है, जिसका मीनिंग है, कॉन्टेक्स्ट है। बाकी लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी कि आपने अपने विचारों को एक शरीर दे दिया है। लिखे हुए शब्द क्या होते हैं? लिखे हुए शब्द, दे आर बॉडी टू योर थॉट्स। वो आपके थॉट्स का शरीर है। या सुनो, आपने शरीर दे दिया ना, जो चीज सिर्फ एक वेव जैसी थी, आपने उसको एक बॉडी दे दी। जब आपके मन में थी तो कोई उसे देख नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था, सिर्फ आप अकेले ही उसको सुन पा रहे थे, समझ पा रहे थे, उससे प्रभावित हो रहे थे। लेकिन लिखे हुए से और बहुत लोग प्रभावित हो सकते हैं। आई थिंक एक तरीका टू गो बियॉन्ड बॉडी टाइम एंड स्पेस इज टू राइट अ बुक। लोग कहते हैं कि आप खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाएंगे। ठीक है, खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं, बट इस आने जाने के बीच में आप बहुत कुछ छोड़ के जा सकते हैं। आप साथ तो नहीं ले जा सकेंगे कुछ भी, लेकिन आप छोड़ के तो बहुत कुछ जा सकते हो ना। नहीं, हम बहुत कुछ छोड़ के जा सकते हैं ना इस प्लेनेट के लिए, लोगों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। साथ भले ही कुछ नहीं ले जा सकेंगे, यहीं से तो अर्थ आता है जीवन का। कई लोग कहते हैं जब खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है, तो फिर क्या मतलब है कुछ करने का, स्ट्रगल का, संघर्ष का, बलिदान का? मतलब क्या है फिर? क्यों नहीं है मतलब? सिर्फ बात लाने ले जाने की थोड़ी है, बात कुछ क्रिएट करने की भी तो है। बात कुछ, प्रकृति ने आपको जीवन दिया तो आप रिटर्न गिफ्ट में कुछ तो दोगे। बर्थडे पे भी कोई, शादी में भी कोई गिफ्ट देता है तो हमेशा एक रिटर्न गिफ्ट तो होता है ना। आपका रिटर्न गिफ्ट क्या है? व्हाट इज योर रिटर्न गिफ्ट? सिर्फ अपने बच्चे? वो भी गिफ्ट है, ऐसी बात नहीं है, पर एक और गिफ्ट आप देके जा सकते हो। तो लिखे गए शब्द एक स्कल्प्टर की तरह होते हैं। जैसे एक मूर्तिकार नहीं, एक एक पत्थर में से मूर्ति निकाल देता है, वैसे ही लिखे हुए शब्दों में वो पावर है कि हम किसी के पोटेंशियल को शेप कर सकते हैं, किसी को इंस्पायर कर सकते हैं, किसी को उसके इश्यू में से बाहर ला सकते हैं। अन्ना हजारे जी जब अपनी नौकरी छोड़ करके घर जा रहे थे, तो वो कहते हैं कि मैंने रास्ते में ये तय कर लिया था कि आई विल कमिट सुसाइड। मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया अब, तो मुझे जीना नहीं है। उन्होंने अंदर ये फैसला ले लिया था कि मुझे अब मर जाना है। बस उनकी बहन की शादी थी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि बहन की शादी हो जाए, उसके बाद आई विल कमिट सुसाइड। फिर वो कहते हैं कि वो ट्रेन ना एक रेलवे स्टेशन स्टेशन आया था, तो उस पर उतरी थी। तो मैं नीचे उतरा तो वहां पे स्वामी विवेकानंद की एक किताब पड़ी हुई थी। मैंने सोचा चलो ठीक है, किताब देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। वो किताब पढ़ी। वो किताब इस बात पे थी कि आप कैसे सर्विस, दैट बुक वाज ऑन सर्विस, सेवा से आप
कैसे प्रभाव डाल सकते हो। रॉक फेलर जो एक बहुत बड़ा बिलियनियर था, उसको स्वामी विवेकानंद जी से मिलना था, बट स्वामी जी ने उसको वेट करा दिया। तो वो बहुत ईगो पे आ गया, एरोगेंस एरोगेंस आ गई उसके अंदर, गुस्सा कर गया। लेकिन फिर स्वामी जी से 20 मिनट की मुलाकात हुई, और उस 20 मिनट की मुलाकात के बाद उसने रॉक फेलर फाउंडेशन का निर्माण किया, जो फाउंडेशन आज विश्व की सबसे बड़ी फाउंडेशंस में से एक है, सर्विस। तो अन्ना हजारे ने वो किताब पढ़ी, और किताब पढ़ के उन्होंने तय किया कि मेरा जीवन अपने लिए समाप्त हो गया है। मेरे लिए सुसाइड का मतलब है कि अपने लिए जीना जो था वो खत्म, वो जीवन खत्म। अब सुसाइड करने के बजाय मैं अपना जीवन समाज सुधार के लिए समर्पित करता हूँ, सरेंडर करता हूँ, और सिर्फ उसी के लिए जीऊंगा। एक किताब है। स्वामी विवेकानंद जीवित भी नहीं थे, लेकिन उस किताब में जो शब्द रह गए थे, उन शब्दों ने अन्ना हजारे जैसा व्यक्ति, जिन्होंने फिर से आजादी के बाद वापिस एक पीसफुल प्रोटेस्ट क्या होता है, धरना देना क्या होता है, डेमोक्रेसी की क्या पावर है, आप कैसे आवाज उठा सकते हो पीसफुली, उस कल्चर को फिर से जीवित किया। क्लियर है जी। तो टेक्निकली अगर बताऊं, तो किताब लिखने के क्या क्या रीजन होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये सब रीजन थे दिल से निकले हुए रीजन। टेक्निकल रीजन देखें, नंबर वन, अथॉरिटी। आप जब भी किसी सब्जेक्ट पे किताब लिखते हैं, तो आपकी उस किताब पे अथॉरिटी बन जाती है, इट बिकम्स योर अथॉरिटी। ठीक है। ऑथर वर्ड ही आता किससे है? ऑथर वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड अथॉरिटी। कि आप ऑथर है, मतलब उस टॉपिक पे आपकी अथॉरिटी है, क्रेडिबिलिटी मिलती है आपको। एक लेखक को हमेशा क्रेडिबिलिटी मिलती है। न्यूज मीडिया अटेंशन बोल दो, या फिर अगर आप किसी टॉपिक पे लेखक हो, तो जनता आपको ऑलरेडी क्रेडिबल मानती है, और आप अगर एक बिगिनर भी हो तो भी एक क्रेडिबिलिटी आपकी रहती है। टेक योर मैसेज आउट टू द वर्ल्ड। आप अपना संदेश लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यू कैन हेल्प, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे कोचिंग कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ये रीजन है, दैट वी कैन हेल्प पीपल सॉल्व प्रॉब्लम। हमें एज एन ऑथर करियर नहीं बनाना है, लेकिन हमें क्या करना है कि बुक को यूज करना है, ताकि वो हमारे कोचिंग करियर में सपोर्ट कर सके, ताकि हम ज्यादा लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकें, जल्दी क्रेडिबिलिटी ले सकें, और ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, एंड लीव योर लेगेसी। आपकी बुक अगर लोगों को पसंद आई, तो ये बुक एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है। आपको याद रखा जा सकता है इस किताब की वजह से, आपका परिवार आपको याद रख सकता है किताब की वजह से। राइट, मतलब अगर आपसे पूछूं कि आपके दादाजी के दादा का नाम क्या था, आपको याद है? आपके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर का नाम? 4 जनरेशन पीछे की तो बात है। हमें 4 जनरेशन भी नहीं लगी अपने पूर्वजों को बुलाने में। अब 7 जनरेशन पीछे कौन थे वो तो पता भी नहीं चलेगा, कौन थे कौन नहीं थे। 10 जनरेशन पीछे तो पता भी नहीं चलेगा कि 200 साल पहले कौन थे हमारे पूर्वज, 250 साल पहले कौन आपके पूर्वज थे, उनका नाम क्या था, आपको पता भी नहीं होगा। ठीक है। लेकिन आप सब आइंस्टाइन का नाम जानते हैं, न्यूटन का नाम जानते हैं, बुद्ध का नाम जानते हैं। वो शायद आपके फोर फादर से भी और पीछे होंगे, हो सकता है। उनका नाम क्यों जानते हैं, जो शायद 16वीं सदी में थे, 17वीं सदी में थे, उनके नाम आपको क्यों पता है? क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे कि उन्हें याद किया जाए। शायद हमारे फोर फादर्स ने ऐसा कुछ किया नहीं, शायद आम रह गए। उन्होंने कुछ ऐसी लेगेसी नहीं छोड़ी जिससे कि उन्हें याद रखा जाए। आज धीरूभाई अंबानी की सभी जनरेशन धीरूभाई अंबानी को याद रखेंगी, महात्मा गांधी की सभी जनरेशन महात्मा गांधी को कभी नहीं भुला पाएगी। आज से 1000 साल भी हो जाएंगे, तो भी महात्मा गांधी विल बी रिमेम्बर्ड। एटलीस्ट ज्यादा बड़ी लेगेसी ना भी क्रिएट करो, इतनी लेगेसी तो बनाओ कि आपके बाद जो भी चेन चल रही है आपकी, उस चेन में तो आपको याद रखा जाए एटलीस्ट। क्लियर है जी। तो यू कैन लीव योर लेगेसी, दिस इज द मीनिंग ऑफ लेगेसी। बट अब सवाल उठता है कि
मतलब किसी भी इंसान की अगर किताब हो, उसे मौका मिले कि तुम्हारे नाम पे किताब हो, कि आप एक रजिस्टर्ड ऑथर हो, आपके नाम पे आईएसबीएन, आप एक रजिस्टर्ड ऑथर तब बनते हैं जब आपका आईएसबीएन नंबर निकलता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल बुक स्टैंडर्ड नंबर होता है कुछ, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, यस, आईएसबीएन। तो वो नंबर जब आ जाता है, वो एक टाइटल के साथ एसोसिएट हो जाता है, तो यानी कि वो चीज अब आपकी हो गई, आपका कंट्रीब्यूशन इस ह्यूमैनिटी का हो गया। अब आप अपने आप को ऑथर बोल सकते हैं। तो जिसने भी आईएसबीएन नंबर है, जिसके नाम का आईएसबीएन नंबर आने का मतलब है कि आपके नाम पे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, जो कि एक यूनिक नंबर है, आपको अलॉट हुआ है, और अब आप एक ऑथर है। तो किसी को भी पसंद आएगा। कौन नहीं चाहेगा कि उसकी किताब अमेजोन पे लगी हो, लोग इस किताब को खरीद रहे हो, पढ़ रहे हो, आपके परिवार में सब जगह आपकी किताब हो, सब जानते हो कि आपने किताब लिखी है। तो उस किताब से आने वाली जो इज्जत है, प्यार है, मान सम्मान है, सबको ही पसंद आएगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो वो नहीं चाहेगा। फिर सवाल उठता है कि लोग लिख क्यों नहीं पाते, वाई दे आर नॉट एबल टू राइट, क्यों नहीं लिख पाते लोग? क्या रीजन लगता है आप? लिखें जरा चैट बॉक्स। वाई, अपना ही एग्जाम्पल लेके सोच लो भले ही, कि क्यों लोग लिख नहीं पा रहे हैं। चाहते तो हैं लिखना, बट वाई दे आर नॉट एबल टू राइट? दे डोंट नो द प्रोसेस, फियर ऑफ फेलियर, कैसे लिखना है यही नहीं पता। टू मच चैलेंज परसीव्ड बाय नॉर्मल पीपल, नो क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, टाइम इश्यू है, लैक ऑफ स्ट्रक्चर है, लिमिटिंग बिलीफ्स हैं बहुत सारे, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो देखें जरा कि क्या क्या लोगों के अंदर होता है जिसकी वजह से वो नहीं लिख पाते हैं, और उन्हें दूर करना बहुत जरूरी है, फिर आप फ्री फ्लो में लिख सकेंगे। एक मिसकंसेप्शन लोगों में रहता है, आई एम नॉट फेमस। बहुत से लोगों में क्या है, इम्पोस्टर सिंड्रोम है। इम्पोस्टर सिंड्रोम पता है क्या होता है? एक व्यक्ति को अंदर ही अंदर वर्थ ही फील नहीं होती कि मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो फेमस नहीं हूँ, मैं तो एक रिकग्नाइजिंग पर्सनालिटी नहीं हूँ, मैं कैसे किताब लिख सकता हूँ? कितनों में है ये, कितनों में ये सवाल आता है, इम्पोस्टर सिंड्रोम, कि मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने तो कोई इतना इस टॉपिक पे किसी को पढ़ाया नहीं है, या फिर मैं इतना रिकग्नाइज भी नहीं करते हैं लोग मुझे, इतनी कोई फॉलोइंग भी नहीं है मेरी, तो मैं किस हक से किताब लिख दूं? दोस्तों, आप फेमस होंगे, एक्सपर्ट होंगे, इसलिए किताब लिखेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। इनफैक्ट आप किताब लिखते हैं तो एक्सपर्ट माने जाते हैं, और किताब लिखते हैं तो फेमस हो जाते हैं। मुझे बताओ, जब हैरी पॉटर लिखी जेके रोलिंग्स ने, उससे पहले जेके रोलिंग्स को कौन जानता था? कौन जानता था उन्हें? द सीक्रेट लिखने से पहले रोंडा बर्न को कौन जानता था? लॉ ये लॉज ऑफ सक्सेस लिखने से पहले जैक कैनफील्ड को कौन जानता था? कोई भी नहीं जानते थे, अननोन लोग थे ये। जैक कैनफील्ड ने लॉज ऑफ सक्सेस लिखी, उससे पहले वो सफल ही नहीं था, फिर भी किताब लिख दी थी उसने। क्योंकि जरूरी नहीं है ना, आप सफल लोगों को स्टडी करके, ऑब्जर्व करके भी तो लिख सकते हो, राइट? सो इट इज नॉट नेसेसरी। उल्टा पहले तो होता ही ये एक ही तरीका था, लोग किताब लिख के फेमस होते थे, फिर प्रोग्राम करने जाते थे। अब तो यूट्यूब आ गया, सारी चीजें होगी, तो अब ऐसा होता है, कई लोग फेमस होते हैं फिर लिखते हैं। अब दोनों तरीके से है, लेकिन किताब लिखने के लिए आपका फेमस या एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट किताब लिखने से आप फेमस हो जाते हो, और किताब लिखने से आपको उस टॉपिक पे ऑलरेडी एक्सपर्ट माना जाने लगता है। सेकंड आता है लोगों में, सर आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए एक सक्सेसफुल ऑथर बनने के लिए। यू हैव टू बी राइटर, और या फिर आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत होनी चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल ऑथर बन सकते हो। ये कितनों को लगता है कि राइटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए? योर एबिलिटी टू फॉर्म गुड सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, ग्रामर, ये सब बहुत अच्छी होनी चाहिए।
हम्म। अभी हम किताब के जोनर्स की बात करेंगे, किताब के क्या क्या जोनर्स होते हैं। हमारा जो कैटेगरी है वो है सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प यानी कि आपकी किताब लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पढ़ेंगे। आपकी किताब लोग राइटिंग एक्सपीरियंस लेने के लिए नहीं पढ़ते। एक अच्छा राइटर होने की जरूरत कहाँ पे है? इफ यू आर राइटिंग अ फैंटेसी जॉनर, अगर आप एक फैंटेसी या फिक्शन जॉनर में लिख रहे हो, फिक्शन जॉनर में आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको पूरा सीन उसे विजुअलाइज करवाना है, तो विविडनेस, वो डिटेलिंग आपकी राइटिंग में होना बहुत जरूरी है। मगर यहाँ पे जो आप पढ़ा रहे हो, आप एक्चुअली किसी सब्जेक्ट को टीच कर रहे हो, राइट? तो वहां पे आपकी राइटिंग स्किल इतनी मैटर नहीं करती, एज फार एज यू आर एबल टू मेक देम अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर आप उन्हें कॉन्सेप्ट समझा पा रहे हो, दैट इज इनफ। पहली चीज। प्लस आज से 5 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले हो भी सकता था कि इसकी जरूरत थी, लेकिन आज की डेट में एक ऑथर बनने के लिए आपकी राइटिंग स्किल्स ना के बराबर चाहिए। यू शुड ओनली हैव द कॉन्सेप्ट, आपके अंदर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपके अंदर आइडिया होना चाहिए। आज एआई टूल्स हैं, आज ग्रामरलीज हैं, आज अपने आप आपके सेंटेंस को करेक्ट कर दिया जाता है। आपको तो आइडियाज आपके पास में होने चाहिए। आपका आइडिया, तो आज आपका सिंपल से आपने टूटी फूटी इंग्लिश में भी अगर अपना आइडिया लिख दिया, तो उसको एआई की मदद से आप करेक्ट कर सकते हो, ग्रामेटिकली उसे करेक्ट कर सकते हो, सेंटेंस को राइट कर सकते हो। आपको ग्रामर आने की जरूरत ही नहीं है। आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर करना आए चाहे नहीं आए, इट डजेंट मैटर, बिकॉज द वैल्यू इज ऑफ द आइडिया। सेल्फ हेल्प के अंदर वैल्यू कॉन्सेप्ट की है। वैल्यू जो स्टेप्स आप बता रहे हो कि एंजाइटी को हील करने के लिए 4 स्टेप्स, उन 4 स्टेप्स की वैल्यू है, उस टेक्निक की वैल्यू है, उस टेक्निक की इंग्लिश कैसी है, वो आपको आए चाहे नहीं आए, इट डजेंट मैटर, क्योंकि वो तो आपके लिए एआई टूल्स करके दे देंगे। उसके लिए आपको आने की क्या जरूरत है? जब ये टूल्स नहीं थे, उस टाइम पे ये स्किल वैल्यूएबल स्किल थी, मगर अब ये स्किल इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। और वैसे भी अगर एआई टूल ना भी हो तो भी ग्रामरली वगैरह हैं, जो वर्ड डॉक्यूमेंट में ही आपकी ग्रामर को इम्प्रूव कर देती हैं, स्पेलिंग्स को इम्प्रूव कर देती हैं। और सेल्फ हेल्प में इतनी ही होनी चाहिए कि ग्रामर ठीक है और स्पेलिंग्स करेक्ट है, दैट्स इट। आपको कोई विविडनेस नहीं चाहिए कि आपकी राइटिंग स्किल इतनी बढ़िया है कि आप बहुत डिटेलिंग में लिख पाते हो। क्लियर है सभी को? तो एक सेल्फ हेल्प की किताब लिखने के लिए यू डोंट हैव टू बी अ वेरी गुड राइटर। आपको पता है जितने भी लिटरेचर वाले हैं, सब लिटरेचर वाले चेतन भगत को क्रिटिसाइज करते हैं कि इसकी राइटिंग स्किल बहुत बेकार है। मगर जो लिटरेचर के गुरुज जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनकी 1 लाख कॉपी भी नहीं बिकती होगी, इसकी 50-50 लाख बिक जाती है। करते रहे क्रिटिसाइज करने वाले, उसको क्या फर्क पड़ता है? वो एक ऐसी भाषा में लिख रहा है, सिंपल भाषा में लिख रहा है, जो एक आम इंसान को समझ में आ रही है। उसको नहीं रखना ध्यान, उसको नहीं रखना परफेक्शन, उसको नहीं रखना लिटरेचर के नियम और प्रिसीजन। कोई आप लिटरेचर की किताब थोड़ी लिख रहे हो। क्लियर है दोस्तों? तो राइटिंग स्किल कहाँ चाहिए? फिक्शन जॉनर में ऑफ कोर्स राइटिंग स्किल चाहिए, क्योंकि विविडनेस चाहिए होती है वहां पे। लेकिन एक सेल्फ हेल्प किताब के लिए सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना आना चाहिए, दैट्स इट। और ग्रामर करेक्ट हो, स्पेलिंग ठीक हो आपकी, इतना आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। और ग्रामर को करेक्ट करना, आजकल टूल्स हैं जो आपकी ग्रामर को करेक्ट कर देंगे, बिकॉज करेक्ट ग्रामर में आपको कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है? वैल्यू कहाँ से आ रही है? वैल्यू आपकी आइडिया से आ रही है। आप जो इंसाइट दे रहे हो वहां पे वैल्यू है। कोई व्यक्ति इसलिए आपके बुक से ट्रांसफॉर्म नहीं होगा क्योंकि ये बुक आपने बहुत अच्छी इंग्लिश में लिखी। क्लियर? बट हाँ, अगर आप नोवेल लिख रहे होते, आप अगर कोई फैंटेसी बुक लिख रहे होते, तो वहां पे तो आपको पूरा सीन विजुअलाइज करवाना है, तो वहां पे उसमें डीप राइटिंग की स्किल जरूरत है। सो वी आर नॉट राइटिंग एनी फिक्शन बुक, सो इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव वेरी गुड, बहुत ज्यादा आपकी कोई राइटिंग स्किल चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? आप किसी भी भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, इंग्लिश में, आधी हिंदी आधी इंग्लिश में, किसी में भी
आप अपना फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार कर सकते हो सेंटेंस का। सपोज एक पैराग्राफ आपने अपनी रैंडम लैंग्वेज में लिखा, देन यू कैन पुट इट इन एआई टूल। आप एआई टूल में उसको डालिए और उससे बोलिए कि मुझे इसकी ग्रामर करेक्ट कर दो और मुझे इसके स्पेलिंग्स, ग्रामर और इसकी इंग्लिश करेक्ट करके दे दो। दे विल करेक्ट यू एंड देन यू पुट इट देयर, दैट्स इट। तो अब इतना मैटर नहीं करता, वैल्यू किसकी, आपके कॉन्सेप्ट की। क्लियर है? तो ये बहुत लोगों के लिए एक बड़ा ब्लॉकेज बन के रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर एक सेल्फ हेल्प की किताब है तो वो अगर इतना भी बोल देगा कि सनसेट का टाइम था एंड लॉट्स ऑफ पीपल वर देयर एंड waves were making sound and I was feeling good, that is enough। लेकिन अगर एक विविड राइटर है तो फिर उसको डिटेलिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर डिटेल राइटिंग चाहिए कि शाम का वक्त था, सूरज ऐसा लग रहा था जैसे नारंगी सा हो गया हो, बादल भी ऑरेंज हो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे होराइजन पे समंदर में डुबकी लगाने को तैयार है। लहरें ऊपर नीचे होती हुई मूव कर रही थी, उनके जो ध्वनि है, उनके जो साउंड है, वो मानो कानों में आके कुछ विस्पर कर रही हो और एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग दे रही हो। हवा बिल्कुल ठंडी थी और जब वो स्किन को छूती थी तो बहुत ही फ्रेश फीलिंग आ रही थी। मिट्टी हल्की सी गीली होने के कारण एक खूबसूरत सी सुगंध थी, जो सुगंध उस पूरे सीन को और भी ज्यादा बढ़िया कर रही थी। उस सॉफ्ट रेत में जब मैं बैठा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा प्रकृति के साथ एक डेट चल रही हो, ऐसी एक फीलिंग के अंदर था। ये फैंटेसी राइटिंग है। अब आप डिफरेंस समझ रहे हैं कि सेल्फ हेल्प वाले ऑथर में और एक विविड राइटिंग में अंतर क्या है। फैंटेसी वाले को ऐसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डिटेलिंग में जाना पड़ेगा, लेकिन सेल्फ हेल्प वाले को उसकी जरूरत नहीं है, उसको तो कॉन्सेप्ट समझाना है। उसको तो ऐसा कहना है कि कॉन्शियस माइंड के चार जो फंक्शन है वो ये हैं, सबकॉन्शियस माइंड के चार फंक्शन ये हैं। कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड से इन पांच तरीकों से बात करता है, सब कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस से इन चार तरीकों से बात करता है, बस। यहाँ पे इतनी कोई राइटिंग स्किल का स्कोप ही नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, दैट्स इट। आगे देखें, जो चीजें रोकती हैं लोगों को। यू हैव टू बी स्मार्ट। आप मतलब स्मार्ट इन लोगों को लगता है कि बुक लिखने वालों का आईक्यू बहुत अच्छा होना चाहिए। बुक लिखने का आईक्यू से कोई लेना देना नहीं है। ज्यादातर ऑथर्स जिन्होंने किताब लिखी है वो एक ठीक ठाक आईक्यू वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई आईक्यू वाले लोग थे। तो किताब का और आईक्यू का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। ऑल नेसेसरी बुक्स आर ऑलरेडी रिटन, ये भी बहुत लोगों का होता है, लेकिन सर वो इस टॉपिक पे तो ऑलरेडी इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ऑलरेडी इतने सारे लोगों ने किताब लिख दी है, तो मेरी एक और किताब से क्या ही फर्क पड़ जाने वाला है। यस और नो? सर मेरे टॉपिक पे इतनी सारी किताबें ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं, तो मेरी एक और किताब से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। जिनको भी ये सवाल आता है वो एक सवाल पूछें, ऑलरेडी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं ही, तो फिर आप अकेले के और होने से क्या फर्क पड़ जाता है? क्यों है हम फिर? हम्म? बताइए। क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ ये सही है कि ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे किताब लिखी जा चुकी है, लेकिन फिर भी लोगों को नयापन पसंद है। मुझे बताओ ना कि बॉलीवुड में कौन सा टॉपिक है जिस पे पिक्चर नहीं बनी है? बताओ। अच्छाई की बुराई पे जीत, लव ट्रायंगल्स, प्यार में धोखे, बदले, रिवेंज, सब तो बन गया है, फिर भी नई पिक्चर आती है ना। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन अलग होती है, आपका एलिमेंट अलग होता है। और
लोग जब किताब सपोज अमेजोन पे जाकर के या बुक स्टोर में जाकर के किताब देखते हैं, तो वो उस समय पे बुक स्टोर में जो अवेलेबल है उनमें से कुछ चूज करेंगे। उन्हें नहीं फर्क पड़ता है कि कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। किसी को पता थोड़ी है कि इस टॉपिक पे कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। तो अगर किसी ने सपोज सबकॉन्शियस माइंड सर्च किया और अगर आपका बुक का कवर और डिस्क्रिप्शन ऊपर आ गया और वो डिस्क्रिप्शन उन्हें अच्छा लगा, बुक का टाइटल अच्छा लगा, तो वो खरीद लेगा। उसे क्या मतलब है कि ये किताब और कितने लोग इस पे लिख चुके हैं, कितने नहीं लिख चुके हैं, डजेंट मैटर। जब मैंने सीक्रेट्स ऑफ लिमिटलेस माइंड लिखी, तो क्या मैं पहला व्यक्ति था माइंड पे किताब लिखने वाला? मेरे से पहले न जाने कितने बड़े बड़े लोग लिख रखे हैं, फिर भी नेशनल नेशनल बेस्ट सेलर बन गई किताब। गेटिंग इट? तो ये बिल्कुल सही है, बहुत सारी किताबें ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं, जो भी टॉपिक आप सोचोगे, और आगे भी लिखी जाएंगी। आप नहीं लिखोगे, कोई और लिख देगा। सर आई डोंट हैव डिग्री, जी नहीं, किताब लिखने के लिए कोई ऐसा क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है कि उस टॉपिक पे आपका कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लोग तो, अब देखिए, ये तो बहुत ही अजीब होता है कि सर मैं सही देश में ही नहीं रहता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि भारत में इनफ रीडर भी हैं मेरी किताब पढ़ने के लिए। आई डोंट हैव व्हाट इट टेक्स, मेरे में वो बात ही नहीं है, मुझे नहीं लगता मेरे में वो बात है, मेरे में वो स्किल या थॉट क्लैरिटी या इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर मेरी अच्छी है। किसी ना किसी चीज की अंदर कमी लगती है। ये ऐसा जरूरी नहीं है ना। एक अच्छी किताब लिखने के लिए सबसे पहले आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए, बस। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड रिक्वायर, कि डिजायर है क्या, विलिंगनेस है क्या। अगर वो है तो बाकी सारी चीजें पैदा की जा सकती हैं। एनएलपी हमें सिखाती है ना, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज। या तो आपके अंदर सारे रिसोर्सेज हैं, या तो आप में क्षमता है, या फिर क्षमता पैदा करने की क्षमता है। इधर यू हैव द कैपेबिलिटी और यू हैव द कैपेबिलिटी टू क्रिएट द कैपेबिलिटी। क्लियर है जी? ये भी बहुत लोगों में रहता है, आई एम अफ्रेड पीपल विल क्रिटिसाइज, फियर ऑफ जजमेंट। बहुत से लोगों में जजमेंट का डर है। सर मैंने किताब लिख दी और मेरी किताब में किसी ने कोई गलतियां निकाल दी या किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया। टाइप इन द चैट बॉक्स, कितनों के अंदर ये डर है, फियर ऑफ जजमेंट, कि मेरी बुक को कोई जज करेगा और अगर उसमें कुछ मिस्टेक या गलती या कुछ भी हो गई तो वो जजमेंट का डर है, क्रिटिसिज्म का डर है। मुझे बताओ, आप क्या किताब किसी को इम्प्रेस करने के लिए लिख रहे हो? हम्म? आप किताब क्यों लिख रहे हो? ताकि आपकी किताब पढ़ के किसी को कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है? आप कोई क्रिटिक अवार्ड लेने के लिए किताब नहीं लिख रहे हो कि आपको कोई क्रिटिक अवार्ड मिल जाए। यू नॉट राइटिंग फॉर दैट, यू राइटिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो अपने दिमाग में ना क्रिटिक्स को मत रखो। और वैसे भी दोस्तों, दुनिया के सारे क्रिटिक इंतजार नहीं कर रहे हैं कि इधर आपकी किताब निकले और तुरंत आपकी पूरी किताब पढ़ें और उसमें गलतियां निकालें। किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है भाई। वो कब होने लगेगा? जब बहुत फेमस हो जाओगे ना, उसके बाद में लोग गलतियां निकालेंगे। निकालने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। अभी जो मेरी करंट सीक्रेट ऑफ लिमिटलेस माइंड है, जब मैंने लॉन्च करी थी उसमें 38 गलतियां थी, 38 गलतियां थी। मेरे एक स्टूडेंट ने निकाल के दी थी मुझे, टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटर थे। वो बुक ऑलरेडी 30-40 हजार कॉपियां बिक चुकी थी। लोग, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा उन 38 मिस्टेक से, एक को पड़ा। मगर मैंने किताब उसके लिए थोड़ी लिखी थी। जिसको ट्रांसफॉर्मेशन मिलना था उन्हें तो मिल गया। उन्होंने गलतियां बताई, मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, गलतियां बता दी आपने, टीम को आगे फॉरवर्ड कर दो, ये गलतियां वो ठीक करवा देंगी। एडिटर को भेज दो मेरे, वो ठीक करा देगा। तो उन्होंने गलतियां ठीक करा दी। मेरे ख्याल से अभी भी 7-8 तो है ही उसके अंदर। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? करने दो ना क्रिटिसाइज। पहली चीज तो आप क्रिटिक के लिए, आप जब किताब लिखते हो आप अपने दिमाग में अपनी आइडियल ऑडियंस को रखो। जिस ऑडियंस को इस किताब को पढ़ने से फायदा होगा, उन लोगों को अपने मन में मत रखो जो इसे क्रिटिसाइज करेंगे। और ज्यादातर हमें ये डर क्यों लगता है? क्योंकि क्रिटिसिज्म सबसे ज्यादा आपको अपने आसपास के लोगों से आएगा, बुक रीडर से नहीं आएगा। क्रिटिसिज्म से डरने लग जाए, फिर सलमान खान तो कोई पिक्चर ही ना बना सके। राइट? बादशाह हनी सिंह तो कोई गाना ही ना बना सके फिर तो। उनके म्यूजिक को तो इतना क्रिटिसाइज किया जाता है।
लेकिन फिर भी मिलियंस में व्यूज है ना, क्रिटिसिज्म करने वाले कर रहे हैं क्रिटिसाइज कि गाना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, लेकिन क्या फर्क पड़ रहा है उन्हें? उनके गाने बिक रहे हैं, उनके व्यूज आ रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, वो गाड़ियां खरीद रहे हैं, वो जिंदगी जी रहे हैं, वो पैशन फॉलो कर रहे हैं अपना, क्योंकि वो गाना उन क्रिटिक्स के लिए नहीं बना रहे ना। एक रहता हु विल बाय माई बुक, कौन मेरी किताब खरीदेगा? कौन खरीदेगा आपकी किताब, बताओ मुझे। सर मैं तो बिगिनर हूँ, मेरी किताब कौन खरीदेगा? भाई जिसे दिख जाएगी वो खरीदेगा, जिसे नीड होगी, जिसे दिखेगा, मैं भी अमेजोन पे सर्च कर रहा होगा, गूगल पे सर्च कर रहा होगा, आपकी किताब का नाम आएगा, उसके डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, कंटेंट देखेगा, टाइटल देखेगा, खरीद लेगा। कौन बता सकता है किताब कौन खरीदेगा? मतलब आपको क्या उस बंदे का पैन कार्ड चाहिए, नाम पता, राशन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए जो खरीदेगा उसका? कौन जानता है? ये तो कोई नहीं जानता। एक बीज में से, एक एप्पल में कितनी बीज हैं ये तो आप काउंट कर सकते हो, लेकिन एक बीज में से कितनी एप्पल निकलेंगी ये कोई काउंट कर सकता है क्या? बता सकता है कि ये बीज इतनी एप्पल देगा? एक एप्पल में कितने बीज हैं वो काउंट कर लोगे तो आपकी किताब कितने लोगों तक पहुंचेगी, कौन पढ़ेगा, ये थोड़ी कोई बताया जा सकता है। कोई भी नहीं बताया जा सकता, ये क्वेश्चन ही गलत है। कौन पढ़ेगा? जिसको दिख जाएगी, जिसको नीड है, आपका आइडियल कस्टमर पढ़ेगा इसे। क्लियर है दोस्तों? और मैं तो कहता हूँ एक भी नहीं खरीदेगा। लेकिन सीक्रेट बताऊं आपको, अगर एक ने भी नहीं खरीदी तो भी ऑथर तो आप फिर भी कहलाओगे। यू विल स्टिल बी ऑथर। क्योंकि आपका ऑथर होना इस बात पे निर्भर नहीं करता कि आपकी कितनी किताब खरीदी गई है। आपका ऑथर होना इस बात पे निर्भर करता है कि आपने एक ऑफिशियली किताब को पब्लिश किया है। क्लियर? बाकी आप तो कोच हैं, आपको तो वैसे भी क्लाइंट मिलेंगे, तो आपके क्लाइंट्स ही आपकी किताब खरीदेंगे। आपको तो कहीं टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जो व्यक्ति कोचिंग भी नहीं कर रहा, वो किताब लिख दे रहा है, उसको फिर भी ट्रबल है। आपको तो लीड जनरेशन आती है, आप लीड जनरेशन के जरिए अपनी किताब को सेल कर सकते हैं। आपको जो क्लाइंट आएंगे आप उनको किताब को बोनस में रख सकते हैं, उन्हें किताब दे सकते हैं। आपका वेबिनार अटेंड करने वाले लोग जाके आपको सर्च करेंगे आपके नाम की, अगर आपका कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो आपकी किताब खरीदेंगे। आई डोंट हैव कंटेंट, मेरे पास में कंटेंट नहीं है, एंड हु विल पब्लिश माय बुक? पब्लिशर अपने हैं ही, शाश्वत पब्लिकेशन, जो आप लोगों को पूरा मदद, कंप्लीटली आपकी किताब वही पब्लिश करेंगे। ऑनलाइन भी करेंगे अमेजोन पे, प्लस फिजिकल कॉपी भी पब्लिश होगी, दोनों किताबें, आपका सॉफ्ट कॉपी और फिजिकल बुक दोनों वर्जन आपके पब्लिश होंगे। तो पब्लिशर की चिंता आपको करने की जरूरत ही नहीं है। और ये जो है आई डोंट हैव कंटेंट, इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल पैरालिसिस। सबसे ज्यादा लोग किताब लिखने से इसलिए चूक जाते हैं बिकॉज दे फेस स्ट्रक्चर पैरालिसिस। स्ट्रक्चर पैरालिसिस क्या होता है कि उनके दिमाग में रैंडम आइडियाज, तो केओटिक आइडियाज तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई स्ट्रक्चर नहीं है उनके दिमाग में कि पहला क्या होना है, बाद में क्या आना है। एंड बिकॉज स्ट्रक्चर नहीं है सो दे फील पैरालाइज्ड एंड दे कंटिन्यूअसली कीप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। स्ट्रक्चर मैं आपको दे देने वाला हूँ। आई विल गिव यू द स्ट्रक्चर। आई विल ऑल्सो गिव यू फॉर्मूला फॉर कंटेंट राइटिंग, कि कंटेंट राइटिंग करते कैसे हैं, किताब के लिए टॉपिक्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, किन आइडियाज के अराउंड आप अपनी किताब को बना सकते हो। ठीक है? प्लस हमारी टीम के प्रॉम्प्ट्स हैं, चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स, जो हमारे बनाए गए प्रॉम्प्ट्स हैं, तो जो हमारे प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स ने बनाए, वो प्रॉम्प्ट्स भी हम आपको दे देंगे, जो प्रॉम्प्ट्स आपको बिल्कुल एथिकल वे से आप कैसे एआई का यूज करके अपने लिए कंटेंट को रिफाइन कर सकते हैं, कंटेंट आइडियाज ले सकते हैं और कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है जी? तो कंटेंट की तो प्रॉब्लम आपको रहने ही नहीं वाली है। कंटेंट में आपको एक ही प्रॉब्लम आएगी, और वो पता क्या है? बहुत ज्यादा हो रहा है सर, किताब बहुत बड़ी हो जा रही है, छोटी कैसे करूं? दैट विल बी योर ट्रबल।
सभी लोगों को यही दिक्कत होती है। आज और कल हम सिर्फ तैयारी करेंगे, परसों से हमारी राइटिंग डेडलाइन चालू होगी, जो लिखने का, शब्द लिखने का परसों से चालू होगा, ठीक है। 2 दिन सिर्फ ग्राउंड वर्क करेंगे हम। लेकिन आप देखोगे कि सेकेंड डे एंड होगा, आप परसों से लिखना चालू करोगे, तीसरे दिन तक तो आपको ये लगने लगेगा कि सर प्रॉब्लम सिर्फ यही आ रही है कि कंटेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या छोड़ूं समझ नहीं आ रहा। इतने आइडियाज आपको आएंगे, इतना ज्यादा कंटेंट आपके पास में बहने लगेगा आपके दिमाग से। और हर बैच की, ये एक बैच की नहीं है, सभी बैचेस में विदाउट एनी एक्सेप्शन सबके साथ यही प्रॉब्लम आती है कि कंटेंट बहुत ज्यादा है। जब वो आ रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं लिखूंगा क्या, लेकिन 4-5 दिन में उन्हें लगता है क्या छोड़ूं, क्या नहीं लिखना है। दैट बिकम्स देयर ट्रबल। ठीक है। तो तो मैंने ये देखा कि दिक्कत कहाँ आती है, स्ट्रक्चर नहीं होता। एक बार आपको स्ट्रक्चर मिल गया ना, आपकी किताब का ढांचा आपने तैयार कर लिया, जो मैं आपको कराऊंगा, वो स्ट्रक्चर मिलने के बाद में यू बिकम लिमिटलेस, यू बिकम अनस्टॉपेबल। फिर आपका दिमाग इतना फास्ट तरीके से सोचने लगता है, इतना क्विकली वो चीज़ों को बनाने लगता है। और विथ एआई प्रॉम्प्ट्स, जो हमारे बनाए गए प्रॉम्प्ट्स हैं, वो प्रॉम्प्ट्स यूज करते हैं आप, जो प्रॉम्प्ट्स को क्लियरेंस रहती है अपने पब्लिशर से भी। ठीक है। देखिए, कंटेंट किसी का कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एआई की आप एथिकल वे से मदद ले सकते हो कंटेंट जनरेट करने में। तो आप जो भी मनुस्क्रिप्ट तैयार करोगे उसको पब्लिशर जो है वो प्लेगरिज्म से टेस्ट से गुजारेगा। प्लेगरिज्म टेस्ट का मतलब है कि वो कहीं से कॉपी पेस्टेड तो नहीं है, ठीक है। वो टेस्ट से वो उसे गुजारता है। अगर वहां पे वो क्लियर हो जाती है तो फिर पब्लिकेशन में चली जाती है। अगर क्लियर नहीं होती है तो आपको चेंजेस सजेस्ट करता है कि कहाँ कहाँ पे कंटेंट आपका कॉपी पेस्ट में आ रहा है, प्लेगरिज्म में आ रहा है, कॉपीराइट प्रोटेक्शन में आ रहा है, तो ये आपको चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन जो हमारे प्रॉम्प्ट्स हैं वो इस तरीके से फिल्टर्ड है कि वो यूनिक कंटेंट आपके लिए क्रिएट करते हैं। और कुछ भी चीज किसी की कॉपीराइट के अंदर अंडर नहीं आती है, कॉपी पेस्ट के अंडर नहीं आती है, तो आप उस टेस्ट में पास होते ही होते हैं हमारे बनाए गए जो प्रॉम्प्ट्स हैं उन प्रॉम्प्ट्स को यूज करने की वजह से, ठीक है। तो तो एक आधे घंटे की क्लास हमारी टीम आपकी सिर्फ इस चीज पे लेगी कि एथिकली चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है, उन प्रॉम्प्ट्स को कैसे अप्लाई करना है, ताकि आप एक रो आइडिया को एक ऑर्गेनाइज कंटेंट में एक रो आइडिया कैसे लेना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। फिर उस रो आइडिया को एआई की मदद से कैसे एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। क्लियर है जी। तो कोई इम्पोस्टर सिंड्रोम लाने की जरूरत नहीं है कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ या फिर मैं किस बेसिस पे लोगों को सिखा सकता हूँ। हर व्यक्ति का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है चीज को सिखाने का। आप, सर इतना सारा कंटेंट तो ऑलरेडी सब जगह अवेलेबल है, फिर मैं क्या कर दूंगा। जी नहीं, अवेलेबल है लेकिन बिट्स एंड पीसेज में होता है, ठीक है। आप एक स्ट्रक्चर वे में एक जगह प्रोवाइड करा रहे हैं, उसकी वैल्यू है। यस और नो। आप देखें कि एक फ्रूट डिश वाला जो आपको फ्रूट काट के, थोड़ा सा पपीता, थोड़ा सा अनार, एक डिश के अंदर आपको फ्रूट डाल के देता है, तो टेक्निकली जो आपसे चार्ज कर रहा है उस फ्रूट डिश का, वो चार्ज थोड़ी है उसका। ऐसे तो आप इंडिविजुअल फ्रूट खरीद करके खुद की फ्रूट डिश बना सकते हैं ना, क्योंकि फ्रूट तो सब जगह अवेलेबल है। लेकिन वो आपसे ज्यादा चार्ज क्यों कर रहा है? वो ज्यादा चार्ज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसने फ्रूट उगाए, ठीक है। वो चार्ज इसलिए कर रहा है कि उसने उसे कंबाइन करके एक फॉर्मेटेड वे में एक जगह पे आपको कन्वीनियंस के तौर पे प्रोवाइड किया है। वो कोई इन्वेंटर नहीं है फ्रूट का, उसने बनाया ही नहीं है, उसने उगाया ही नहीं है। क्लियर है। उसमें वहां से वैल्यू क्रिएट करी है आपने, दैट इज द वैल्यू यू आर क्रिएटिंग। वो शायद 50 किताबें पढ़ के, 50 आर्टिकल पढ़ के जो नॉलेज उसको मिलती, वो एसेंस उसको आपने दे दिया ना। क्लियर है। दैट्स वाई। तो इसमें कोई इम्पोस्टर सिंड्रोम वाली बात नहीं है। स्ट्रक्चर पे एनालिसिस रखना नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर मैं ही दे दूंगा आपको, पूरी किताब का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। एक फॉर्मेटेड स्ट्रक्चर है मेरा, वो स्ट्रक्चर में 21 दिन में किताब बन जाती है। 21 दिन भी नहीं लगते, आप लोग 5-7 दिन में बना लोगे।
21 दिन तो उनको लगते हैं जो बहुत बिजी हैं, बिजी इन द सेंस कि उनको बिल्कुल टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं, उन्हें लगते हैं। बाकी लोग तो 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 90% लोग 15 दिन के अंदर कर देते हैं। 10% लोग ऐसे होते हैं जिन्हों को 21 दिन लगता है। ठीक है। और ऐसा एक भी नहीं होगा जिसकी किताब नहीं बनेगी, किताब सबकी बनेगी। ठीक है। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं और जो सारी क्लास में आएंगे, ठीक है, उन सब की किताब बनेगी। सर आई विल नीड फुल 21 डेज, इसी टोके। हाँ, मगर लगेंगे नहीं आपको, 21 दिन लगते नहीं, 21 दिन तो अपन ज्यादा लेके चलते हैं। 21 दिन में देखिए हमें मनुस्क्रिप्ट लिख के देनी है, फिर आगे का काम फिर पब्लिशर जो से पब्लिश करना, फॉर्मेट करना, आपके लिए कवर डिजाइन करना, वो सारी चीजें पब्लिशर करता है। तो फिर आगे पब्लिशर का काम आ जाता है, हमारा काम 21 दिन में खत्म हो जाएगा। डन। अब देखें कि आप जब इस जर्नी पे चलोगे, ये तो पक्की बात है कि जर्नी आसान तो नहीं रहने वाली है। जर्नी सिंपल होगी, क्योंकि मैं सारे फॉर्मेट स्ट्रक्चर सब दे दूंगा, तो जर्नी बहुत सिंपल रहेगी आपके लिए। लेकिन आसान नहीं होगी। सिंपल और इजी में अंतर होता है। ठीक है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल जर्नी। आसान तो कुछ भी, बुक कितने लोग लिख पाए हैं? बुक 800 करोड़ की जनता है, 800 करोड़ का, 8 बिलियन की पॉपुलेशन है। कितने होंगे लेखक, कितने होंगे? आईएसबीएन में रजिस्टर्ड ऑथर कितने होंगे? 1 करोड़ भी नहीं होंगे। 800 करोड़ में से 1 करोड़ भी नहीं है। राइट। तो आप वो इतने वो यूनिक कैटेगरी में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इतना इजी तो नहीं होगा। मगर स्ट्रक्चर होने की वजह से इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंप्लीफाइड प्रोसेस, सिंप्लीफाइड रहेगा। तो इस रास्ते में कई बाधाएं आएंगी। ये जो 21 दिन का पीरियड रहेगा, इसमें कई बार आप बाधाएं महसूस करेंगे, जो बाधाएं आपको रास्ते से भटका सकती है। वो क्या आएंगी, उनके लिए हमें पहले से तैयार रहना है। यहाँ तक सब लोग सेम पेज पे हैं? सर प्रॉम्प्ट्स इंग्लिश में होंगे, कैन वी राइट इन हिंदी? यस, प्रॉम्प्ट इंग्लिश में ही होते हैं, मगर आप बुक हिंदी में भी लिख सकते हो, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। अब तो अमेजोन और सब हिंदी इंग्लिश को भी एक्सेप्टेंस मिल गई है। तो आप अगर आधी हिंदी आधी इंग्लिश यूज कर रहे हो, वो भी पब्लिशर में पब्लिकेशन में एक्सेप्ट होती है, अमेजोन पे भी एक्सेप्ट होती है, और पब्लिशर्स भी एक्सेप्ट करते हैं। तो आप हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखना चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो, प्योर हिंदी में लिख सकते हो, प्योर इंग्लिश में लिख सकते हो। आपको किसी रीजनल लैंग्वेज में लिखनी है तो आप रीजनल लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको सपोज हिंदी आती, इंग्लिश नहीं आती, लेकिन आपको किताब इंग्लिश में लिखनी है, तो आप उसे हिंदी में लिखो एंड देन एआई में उसे डालो, वो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे देगी। ठीक है। तो अब तो ट्रांसलेटर्स भी हायर करने की जरूरत नहीं है। पहले ट्रांसलेटर्स लगते थे, राइट, जो बहुत अच्छा खासा मोटा चार्ज करते थे आपकी किताब को अलग भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है। अब तो मिनटों में ट्रांसलेट होके आ जाती है किताब, किसी भी भाषा में आपको ट्रांसलेट करनी हो, और पूरी एक्यूरेसी के साथ ट्रांसलेट होती है, मीनिंग भी लूज नहीं होता कि किसी सेंटेंस का मीनिंग लूज हो जाए। क्योंकि कई बार आप एक भाषा से दूसरी भाषा में जाते हो तो मीनिंग लूज होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अब मीनिंग भी लूज नहीं होते। तो देखें कि इस रास्ते में क्या क्या दिक्कतें आएंगी, एक बार उन दिक्कतों को समझ लेते हैं। सर फिक्शन नॉन फिक्शन, इज देयर ए चॉइस? नहीं, ये तो नॉन फिक्शन होगी ना। हमें अपनी निश पे किताब लिखनी है। देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है वो मत भूलें। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस किताब से आपके कोचिंग करियर को मदद मिले, आपकी कोचिंग करियर टेक ऑफ हो, आपकी क्रेडिबिलिटी फास्ट बने, आपको ज़्यादा क्लाइंट मिले। दैट इज़ अवर ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव एज ए ऑथर करियर बनाने का यहाँ पे नहीं है, कि इनिशियली तो एटलीस्ट। आगे आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक है। तो सेल्फ हेल्प की किताब नॉन फिक्शन कैटेगरी में ही होती है, वो फिक्शन कैटेगरी नहीं होती है।
यस, टाइटल वगैरह मैं बनवाऊंगा आप लोगों को। टाइटल का आई गिव यू ए फॉर्मूला, क्योंकि हमें टाइटल ऐसा बनाना है कि वो अमेजोन जब सर्च हो तो आपका टाइटल थोड़ा सा दिखे, लोगों को जल्दी दिखे। उसकी डिस्क्रिप्शन ऐसी हो कि फटाफट अगर कोई आके माइंड सर्च कर रहा है, रिलेशनशिप सर्च कर रहा है, तो तुरंत आपका दिखना चाहिए। तो वो रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम टाइटल सिलेक्शन कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, हाउ टू नेम योर बुक, ताकि आपके अमेजोन बेस्ट सेलर बनने के चांसेस भी हो। तो आप में से कुछ लोग अमेजोन बेस्ट सेलर भी बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। हर बैच में से एक दो तो निकलते ही हैं जिनको अमेजोन बेस्ट सेलर का टाइटल भी मिलता है। देखिए, कॉजेज ऑफ नो रिजल्ट, इस रास्ते में रुकावटें कहाँ आ जाती हैं? एक, टॉक्सिक इन्फ्लुएंसेस। कई बार आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप उसके लिए पहले से तैयार रहना। तो हो सकता है अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड या आपके बाकी के घर वाले ये आपको कहें कि भाई तुम ये किस काम में लग गई हो, हमें तो समय नहीं दे रही हो, ये नहीं कर रही हो, तुम ये क्या करने लगी हो, और ऐसे तुम कहाँ से किताब लिख दोगी, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारा डिग्री क्या है, कौन तुम्हारी किताब आके पढ़ने वाला है, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो, ऐसे कैसे किताब हो जाएगी, कौन पब्लिश कर देगा। तो कई बार अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस हमारे आसपास के लोगों से आता है। तो अपने आप को इम्यून रखना, और बिना रुके बिना थके बस चलते जाना रास्ते पे। कितने ही लोग नेगेटिव क्यों ना हो आसपास, कितने ही लोग आपके आसपास आप पे भरोसा ना कर रहे हो, लेकिन एक बात मैं कह दूं, जिस दिन आपकी किताब बन जाएगी सबके दिलों में आपके लिए प्यार होगा, और सबके दिलों में आपके लिए इज्जत बढ़ जाएगी। ये बुक एकमात्र ऐसी चीज है जो सबके पूरे फैमिली में आपकी रिस्पेक्ट को चेंज कर देती है। कई बार हमें सबसे ज्यादा हमारे आसपास के लोग ही हमें जज कर रहे होते हैं। तो जब आप बुक लिख देते हैं तो एक बहुत अच्छा रिस्पेक्ट आपको मिलती है जब वो किताब लिखते हैं आप तो। दूसरा, नेगेटिव बिलीफ। कई बार आपको खुद पे डाउट होने लगेगा। मेनी टाइम्स यू विल डाउट योर सेल्फ कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। तो उन बिलीफ्स को बीच में नहीं आने देना है। समटाइम यू विल नॉट फील लाइक राइटिंग इट। कई बार ऐसा फीलिंग आएगा कि नहीं यार, अभी मन नहीं हो रहा लिखने का, क्योंकि कल हम पूरा स्केड्यूल बनाएंगे, कब कितनी बजे लिखना है, कितने कितने वर्ड्स लिखने हैं रोज के, कितना बुक का टारगेट होगा, डेडलाइन कब खत्म होगी, तो पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे कल अपन। तो कई बार हो सकता है उस दिए गए स्ट्रक्चर में कुछ कुछ पलों में आपको ऐसा लगे कि यू डोंट फील लाइक, कि अभी मूड नहीं है। मूड हो या ना हो, हमें बस लिखना है। ऐसे पल में हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि आपने शुरू क्यों किया है, और उस मोमेंट को याद करें कि जब वो फिनिश होगा तब जो वो इज्जत मिलेगी, प्यार मिलेगा, तब वो जो आप कंट्रीब्यूशन करोगे उस मोमेंट को ख्याल रखना है। हालांकि मैं आपसे रेगुलरली रिव्यू करता रहूंगा, तो ये 21 दिन में कम से कम 3 से 4 में रिव्यू मीटिंग लूंगा, आपकी 3 to 4 रिव्यू मीटिंग्स होंगी। तो जहाँ पे भी आप स्टक होंगे तो आई विल बी गाइडिंग यू। तो मैं जर्नी आपके सिर्फ शुरू नहीं कराऊंगा, इस पूरी जर्नी में आई विल बी देयर। तो कहीं पे भी आप अटकेंगे तो उन रिव्यू मीटिंग्स के अंदर मैं पर्सनली उन सभी इश्यूज को सॉर्ट आउट करूंगा आपके लिए। एक्सक्यूजाइटिस। एक्सक्यूजाइटिस एक बीमारी होती है, पता है ना? एक्सक्यूजाइटिस बीमारी पता है आप लोगों को? हाँ, जिसे ये होती है, ये व्यक्ति बहाने बहुत बनाता है, एक्सक्यूजेस बहुत बनाता है। ये एक्सक्यूज बनाने की बीमारी है। इसमें बंदा ना लिखने का एक्सक्यूज बनाता है कि आज मेरी शादी थी इसलिए नहीं किया, आज फंक्शन था इसलिए नहीं किया, आज पेरेंट्स मीटिंग थी इसलिए नहीं किया, आज वहां पे वो हो गया था। नो एक्सक्यूजेस। इस पूरे 21 दिन में जीरो एक्सक्यूज पॉलिसी चलेगी। गिव अप नहीं करना है। कई लोग मेंटर ना होने की वजह से गिव अप कर देते हैं, तो आई विल बी कॉन्स्टेंटली देयर विथ यू इन दिस जर्नी। तो गिव अप करने का तो सवाल ही नहीं होता, प्रोकेशनेट हम करने नहीं देंगे। कमिटमेंट आपने ऑलरेडी ले लिया है, और मेंटली अब आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। तो क्या क्या चीजें रोकती हैं, उन सब चीजों का हमने ऑलरेडी इस कोर्स में ख्याल रखा है। एंड
आप कहीं रुके ना, दिस विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी विल मेक श्योर कि आप इस जर्नी को कंटिन्यूसली, इस जर्नी में आप रहें और अपना टारगेट अचीव करें। टॉक्सिक इन्फ्लुएंसेस के सोर्सेज क्या होते हैं, देखिए, कई बार लोग, कई बार आपके थॉट्स, बिलीफ आपका कॉन्फिडेंस खा जाते हैं, आपके एफर्ट्स को रोकते हैं, आपको पीछे ले जाते हैं, फ्लो को तोड़ देते हैं, आपके फ्लो ही नहीं आता, आइडियाज आने बंद हो जाना, रिजल्ट्स को रोकते हैं, एनर्जी सक कर लेते हैं, लिमिट करते हैं अपने आप को। ठीक है, तो ये टॉक्सिक इन्फ्लुएंसेस आपको कई बार फियर, एंग्शियसनेस, एंगर, गिल्ट, वरी, जेलिसी, इनसिक्योरिटी, अनवर्दीनेस, डाउट, इम्पेशंस, डेस्पिरेशन, ये सब नेगेटिव इमोशनल स्टेट है। हम पढ़ते हैं ना कि नेगेटिव इमोशनल स्टेट में आप अनरिसोर्सफुल हो जाते हैं, और फिर आपके रिसोर्स ही खत्म हो गया तो फिर कैसे चलेगा काम, राइट? तो विल टेक केयर ऑफ दिस। इस पूरी जर्नी में हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, सो यू जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। तो अब देखिए, अब एक एक्सरसाइज करते हैं। राइट ना, मुझे बताओ कि इफ यू आर, अगर आप अब भी एक सक्सेसफुल ऑथर हैं मान लीजिए, तो क्या बिलीफ आपके होने चाहिए? एक सक्सेसफुल ऑथर अपने किताब के बारे में, अपने बारे में, रीडर्स के बारे में क्या बिलीव करता होगा, उस बिलीफ को लिखें जरा। जो भी दो तीन बिलीफ आपको दिमाग में आए। फॉर एग्जाम्पल, एक सक्सेसफुल ऑथर ये बिलीव करता है दैट माई मैसेज कैन चेंज दिस वर्ल्ड, माई बुक कैन सॉल्व प्रॉब्लम, माई बुक विल ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन, पीपल नीड माई बुक, आई कैन इंस्पायर, वेरी गुड, माई बुक विल चेंज लाइफ्स ऑफ जनरेशंस। आराम से सोच के अपने बिलीफ लिखें, दो तीन बिलीफ एटलीस्ट लिख के रखें अपने पास में, और चैट बॉक्स में भी लिख दें मुझे, सो दैट आई ऑल्सो नो दैट आप क्या बिलीव करना चाहते हैं अपनी एक सफल किताब के लिए। People can resonate with my problem and help find solution in their relationship. I am so grateful I have written a book which will help many people overcome their issues. I am the light. My book is the need of an hour very badly. I can help people with transformation with simple steps. I can inspire, can save lives, can create leaders. Very good. आप जो भी बिलीफ लिख रहे हैं, उस बिलीफ को महसूस भी कीजिए, एंड देन ऑब्जर्व योर फीलिंग्स, दैट हाउ इट फील्स। इस बिलीफ को होल्ड करना, to hold this belief, what kind of vibration it is giving, what kind of feeling it is giving to you. My book can change conservative attitude of people. My book is helping people building good relationship. My book can give hope that life can be beautiful. Bring true potential in the people. My book will make me more respectful in the society. Very good. तो अपने आप को ना पहले से ही एक डिजर्विंग मानना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम थर्ड डे पे फ्यूचर टाइमलाइन करेंगे, जिसमें हम अपने सबकॉन्शियस को भी इंगेज करेंगे, ताकि आपका ये फ्लो आना, आइडियाज आना, इंसाइट्स आना, हर तरफ से वो रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम आपका एक्टिवेट होना। तो वी आर गोइंग टू डू दैट एज वेल। तो आप देखोगे कि काफ़ी चेंजेस आपको लगेंगे इस जर्नी के अंदर। वंस योर सबकॉन्शियस इज इंगेज, चीज़ें बहुत एक्सेलरेट हो जाएंगी, फास्ट हो जाएंगी, रेजिस्टेंस क्लियर हो जाएगा, थॉट्स फ्लो करने लगेंगे, आइडियाज फ्लो होने लगेंगे। तो स्ट्रेटजी और माइंडसेट दोनों का कॉम्बिनेशन हमें लगाना है। वेरी गुड।
अब देखें, बुक की थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स आपको दे दूं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि बुक के दो प्रकार के जॉनर्स होते हैं, फिक्शन बुक्स, नॉन फिक्शन बुक्स। फिक्शन में फैंटेसीज होती हैं, हॉरर होती हैं, रोमांस होता है, साइंस फिक्शन होता है, थ्रिलर होता है, सस्पेंस एक्शन होता है, एडवेंचर होता है, मिस्ट्री होता है, डिटेक्टिव होता है। सो फिक्शन बुक्स होती हैं। नॉन फिक्शन में आती हैं बायोग्राफीज, हिस्ट्रीज, मेमोयर्स, हाउ टू बुक्स, यानी कि हाउ टू राइट अ बुक, हाउ टू बिकम अ कोच, जिसमें प्रोसेस डिफाइन होता है, सेल्फ हेल्प बुक ऑन बिजनेस, इवन बुक्स ऑन राइटिंग्स। तो ये सारी चीजें नॉन फिक्शन है। तो हमारी कौन सी कैटेगरी हुई? क्योंकि हम चीजों को सॉल्व करना सिखा रहे हैं, हम कोई थ्रिलर, सस्पेंस, एडवेंचर, मिस्ट्री या कोई डिटेक्टिव या फैंटेसी तो नहीं लिख रहे, तो हम नॉन फिक्शन कैटेगरी के अंदर है। नॉन फिक्शन में भी सेल्फ हेल्प, हम कोई ना तो कोई बायोग्राफी लिख रहे हैं, ना कोई हिस्ट्री लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं? हम सेल्फ हेल्प लिख रहे हैं। तो आपकी किताब नॉन फिक्शन में भी सेल्फ हेल्प कैटेगरी की होती है। बुक के फॉर्मेट्स देखिए दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, बुक फॉर्मेट्स भी समझ लीजिए। एक होता है ट्रेड पेपरबैक सॉफ्ट कवर, जो अपनी रेगुलर किताब होती है, राइट, जो सॉफ्ट कवर वाली होती है। हार्ड कवर कौन सी होती है? जो बाइंडिंग वाली होती है, आपने देखा जैसे डिक्शनरीज हो गई, या पुरानी लाइब्रेरीज में जो मोटी मोटी किताबें होती थी वो हार्ड कवर वाली होती हैं। एनसाइक्लोपीडिया होता है कई बार हार्ड कवर में होता है। तो हार्ड कवर बुक्स होती हैं, सॉफ्ट कवर बुक्स होती हैं। फिर ई बुक, ई बुक में किंडल, डॉट पीडीएफ, कोवो, ईपब, मोबी, ये अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट्स होते हैं ई बुक के। ठीक है, ये फॉर्मेट्स आपका पब्लिशर अपने आप कन्वर्ट कर लेगा, हमें इसकी टेक्निकल डिटेल होने की जरूरत नहीं है। हम तो मनुस्क्रिप्ट देंगे, दे विल कन्वर्ट इट इनटू ई बुक, वो लोग कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि किंडल पे, अमेजोन के लिए किंडल वर्जन क्रिएट करना होता है, तो दे विल क्रिएट द किंडल वर्जन एंड दे विल हैव। पीडीएफ ड्राइव के लिए पीडीएफ वर्जन चाहिए होता है। फिर लार्ज प्रिंट एडिशंस होते हैं दोस्तों, जो विजुअली चैलेंज्ड है उनके लिए, राइट, उसमें लार्ज प्रिंट आती है ताकि वो छू करके समझ सकें। फिर ऑडियो फॉर्मेट्स में भी होती हैं आजकल तो किताबें, जैसे ऑडिबल पे किताबें मिलती हैं तो ऑडियो फॉर्मेट में होती हैं, तो किताब का ऑडियो फॉर्मेट भी होता है। और मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स भी होने लग गए हैं आजकल, जहाँ पे लोग विजुअली भी एक्सप्लेन करते हैं अपनी किताब को, बोलते भी हैं और विजुअली भी एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मेट है वो कौन सा है? एक तो ई बुक और एक दूसरा सॉफ्ट कवर फॉर्मेट। हम सॉफ्ट कवर फॉर्मेट में जाएंगे और ई बुक में जाएंगे, दिस विल बी आवर फॉर्मेट, जो एक रेगुलर सभी किताबों का रहता है। हार्ड कवर वगैरह ज्यादातर वो ओल्ड किताबें और जो बड़ी किताबें हैं, डिक्शनरीज, उनके होते हैं। तो हमारा सॉफ्ट कवर रहेगा और ई बुक, ये दो वर्जन हमारे रहेंगे। क्लियर है सभी को? अब देखें, इंटरेस्टिंग चीजें, कि हम लोग कोचिज बुक को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक ऑथर हो, तो ऑथर का तो एक ही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा बुक बिके, और उस बुक के बिकने से जो उसको रॉयल्टी मिले वो उसकी इनकम। लेकिन कोचिज के पास में डिफरेंट एडवांटेज है किताब होने का। सबसे पहली चीज, यू कैन यूज योर बुक एज अ लीड मैग्नेट। आप अपनी किताब को एक लीड मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हैं। लीड मैग्नेट समझते हैं आप क्या होती है? यू अंडरस्टैंड लीड मैग्नेट? जनरेट लीड्स, सेल्स लीड, बुक बिकम्स लीड फॉर आवर कोर्स। देखिए, लीड मैग्नेट का मतलब क्या होता है, कि जब लोग आपका लैंडिंग पेज देखते हैं, तो लैंडिंग पेज पे आकर के वो नाम नंबर, सपोज ऐड देखा, ऐड के बाद लोग लैंडिंग पेज पे जाते हैं और लैंडिंग पेज पे नाम नंबर और ईमेल अपना देते हैं। ठीक है, लीड मैग्नेट क्या होती है? लोगों की ये कॉन्टेक्ट डिटेल लेने के एवज में आप उन्हें क्या दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड लीड मैग्नेट। तो लीड मैग्नेट एक फ्री वेबिनार भी हो सकता है, ई बुक भी हो सकती है, कोई पीडीएफ रिपोर्ट भी हो सकती है, कोई वर्कशीट हो सकती है, कोई असेसमेंट हो सकता है। ये अलग अलग प्रकार के लीड मैग्नेट्स होते हैं। लीड मैग्नेट्स मतलब इन एक्सचेंज टू कॉन्टेक्ट डिटेल्स, वो जो उन्होंने कॉन्टेक्ट डिटेल्स अपने दिए आपको, नाम नंबर ईमेल दिया, उसके एक्सचेंज में आप उन्हें क्या दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड लीड मैग्नेट।
क्लियर है? तो बुक हमारी एक लीड मैग्नेट की तरह काम कर सकती है। तो आप क्या कर सकते हो, इनिशियली डायरेक्टली वेबिनार उन्हें ना बता करके कि मेरे वेबिनार में आओ, आप क्या कर सकते हो, गेट माई ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि अमेजोन में इतने रुपए में बिक रही है, आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। जस्ट पुट योर नेम नंबर इन ईमेल एंड वी विल मेल यू दिस बुक इन योर ईमेल। वो ऑटोमेट हो सकती है कि वो नाम नंबर ईमेल डालेंगे, ऑटोमेटिकली उनके ईमेल में ई बुक पहुंच जाएगी, उसको ऑटोमेट किया जा सकता है। तब हुआ क्या, ये करने की वजह से आपको बहुत ही सस्ते में लीड्स मिलती हैं। तो अब सपोज 200 लोगों ने खरीद लिया, 200 लोगों ने आपकी बुक डाउनलोड कर ली, तो अब इन 200 लोगों का नाम नंबर ईमेल है आपके पास में। तो अब इन 200 लोगों को आप क्या कह सकते हो कि मैं अब वेबिनार होस्ट कर रही हूँ, तो आप अब मेरे वेबिनार में आ जाओ। क्लियर है? तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपने अपनी किताब को एक लीड मैग्नेट की तरह यूज कर लिया। अब आप क्योंकि ई बुक दे रहे हो तो आपका पैसा तो कुछ भी नहीं लग रहा, और प्लस कॉन्टेक्ट डिटेल्स और आपकी लिस्ट बहुत ही फास्ट बनने लग गई और बहुत ही सस्ते में बनने लग गई। वंस यू हैव अ लिस्ट यू कैन कॉल देम, यू कैन गिव देम वन टू वन अपॉइंटमेंट्स, आप उन्हें वन टू वन अपॉइंटमेंट दे करके वन टू वन में क्लोज कर सकते हो। आप जब ज्यादा डेटा हो जाए तो उनके साथ वेबिनार कर सकते हो। सो देर आर डिफरेंट वेज। समझ गए जी? सो दैट्स वाई बुक एक्ट एज ए लीड मैग्नेट। और आपको लगता है कि नहीं सर मेरी इतनी मेहनत गई है, मैं पूरी किताब कैसे फ्री में दे दूं? तो कोई दिक्कत नहीं है, किताब का एक चैप्टर फ्री में दे दो, जो आपको लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, कि रजिस्टर एंड गेट माय फर्स्ट चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको तो नाम नंबर ईमेल मिल गया। फिर हो सकता है मेल में आप उसे क्या कहो, पूरी किताब खरीदनी है तो ये 299, 199, 3 जो भी आपके पब्लिशर बताएगा आपको क्या प्राइस रख सकते हो, तो उसे ईमेल के अंदर पूरी किताब सेल कर दो। तो उससे क्या हुआ, अब वो किताब या तो किताब खरीद सकता है, किताब भी नहीं खरीदेगा तो आपके ऑनलाइन वेबिनार में आ सकता है, उसमें भी नहीं आया तो शायद वन टू वन आपके साथ में बुक कर सकता है। लेकिन आपकी ईमेल लिस्ट तो बन रही है ना। देखिए दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी गोल्ड माइन पता है क्या है? आपकी ईमेल लिस्ट आपकी सबसे बड़ी गोल्ड माइन है। क्लियर है? योर ईमेल लिस्ट योर गोल्ड माइन। क्योंकि देखिए, आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स, अगर इंस्टाग्राम बंद हो गया तो एक भी फॉलोअर काम का है आपका? आपके यूट्यूब के सब्सक्राइबर, क्या वो सब्सक्राइबर की ओनरशिप आपके पास है? अगर यूट्यूब डाउन तो सब्सक्राइबर खत्म। तो सब्सक्राइबर फॉलोअर्स ये पावरफुल ऑन डेटा नहीं है, ये आपकी ओनरशिप नहीं है। लोगों के टिकटॉक पे मिलियंस फॉलोवर थे, टिकटॉक बैंड हुआ, क्या हुआ उन लोगों का? अब कल को कोई पॉलिसी आए, लोग यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम बैन कर दें, देन व्हाट विल हैपन? बट ईमेल लिस्ट पता है क्या होती है? आपकी ओनरशिप होती है, वो आपके पास हमेशा रहेगा। जो रियल डेटा होता है ना आपका, वो होती है ईमेल लिस्ट। क्लियर है? तो मैंने शुरुआत से हमेशा ईमेल लिस्ट बिल्ड करने पे बहुत फोकस किया। आज मेरी ईमेल लिस्ट पता है कितने की है? लगभग 12 लाख। 12 लाख लोगों के फोन नंबर, ईमेल, नेम, और 12 में से लगभग 6 लाख लोगों के तो सिटीज पता है, एज पता है, प्रोफेशन पता है, वो कौन से शहर से हैं ये पता है, वो किस इनकम ब्रैकेट में है, सब कुछ डेटा है। क्योंकि आपको पता है ना, मैं फॉर्म भरवाता हूँ हमेशा। जब आपने भी ऐड में रजिस्टर किया होगा तो ऐड रजिस्टर करने के बाद में एक डिटेल फॉर्म आता है कि आप कहाँ से आए, आप कौन से शहर से, इंस्टाग्राम से आए, यूट्यूब से आए, क्यों आपने ज्वाइन किया है, क्या प्रॉब्लम चल रही है आपकी, वो पूरा फॉर्म भरते हैं। तो ऑलमोस्ट 50% लोग पूरा फॉर्म भर के आते हैं।
क्लियर है। अभी जैसे मैंने मैनिफेस्टेशन का प्रोग्राम किया, मैंने बाहर कोई मार्केटिंग ही नहीं करी थी, उसकी कोई ऐड नहीं चलाया था मैंने, कुछ नहीं चलाया। और सिर्फ 4 या 5 दिन पहले अनाउंस किया। उससे पहले मैंने जब सोल मास्टरी अनाउंस करी थी, सोल मास्टरी तो 2 दिन पहले अनाउंस करी थी। 2 दिन पहले अनाउंस किया, दोनों जूम लगा दिए तो भी 2,000 लोग आ गए, पैक हो गया, फिर भी लोगों को जगह नहीं मिली। सेकंड डे किया तो सेकंड डे में 1,000 रखे थे, वो 1,000 भी हिट हो गए। उस दिन भी 200-250 लोग ऐसे हुए जिनको नहीं मिली एंट्री। नो मार्केटिंग, सिर्फ मेरे डेटा में मैसेज दिया, दैट्स इट। क्लियर है जी। ये ईमेल लिस्ट की पावर होती। तो यूट्यूब भी बिल्ड करना चाहिए, इंस्टाग्राम भी बिल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर सबसे पावरफुल पता है क्या चीज है? फनल इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। आपके फॉलोवर नहीं है, 0 फॉलोवर है, डजेंट मैटर। सब्सक्राइबर नहीं है, डजेंट मैटर। इफ यू नो हाउ टू रन योर फनल, यू विल डायरेक्टली गेट द नेम, नंबर एंड ईमेल ऑफ द पर्सन। सीधी ओनरशिप ऑफ डेटा है आपके पास में। आप ओनर हो उस डेटा के। कोई यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं है, आपके पास है वो डेटा। क्लियर है जी। बुक्स आर वेरी पावरफुल लीड मैग्नेट्स, बहुत पावरफुल लीड मैग्नेट है। सेकंड, इसमें क्या लिखा है? विजिटिंग कार्ड्स। बुक एक बहुत ही खूबसूरत विजिटिंग कार्ड है। एक विजिटिंग कार्ड का क्या होता है? जब लोग आपको विजिटिंग कार्ड देते हैं, उस विजिटिंग कार्ड की डेस्टिनी क्या होती है? आपके घर के डस्टबिन, या फिर आपके घर के वो डब्बे जो डब्बे सिर्फ दिवाली के दिन निकलेंगे, या फिर आपके पर्स के उस कोने में कहीं जहां पे किसी दिन पर्स क्लीन करोगे तो वो विजिटिंग कार्ड निकलेगा कि ये किसी का था। ये वैल्यू है विजिटिंग कार्ड की। लेकिन अगर आप किताब को एज ए विजिटिंग कार्ड यूज करते हो, यानी कि जिस भी व्यक्ति से आप मिले, आपने उन्हें किताब दी अपनी। आपको पता है 90% विजिटिंग कार्ड डस्टबिन में जाते हैं, लेकिन 100% किताबें अपने घर में सेफ जगह पे रखी जाती हैं। भले ही व्यक्ति पढ़े चाहे नहीं पढ़े, उसे हमेशा अपने घर में जरूर रखेगा। आपने कभी किताब डस्टबिन में नहीं फेंकी होगी? फेंकी है कभी किताब डस्टबिन में? लोग गिफ्ट आई हुई किताबें या खरीदी हुई किताबें रद्दी वाले को भी नहीं देते। भले ही पढ़ेंगे नहीं, लेकिन अपने पास में रखेंगे। सोचो, यानी कि अगर आपकी किताब किसी के घर में पड़ी है, तो साल, 2 साल, 5 साल में कितने लोग उसके घर को विजिट करते होंगे, उनकी नजरें उस किताब पे पड़ती होंगी। और जब वो ऐड देखेंगे, और अगर आप ही का चेहरा जो किताब पे था, या फिर आप उस किताब का नाम उन्हें कहीं अमेजोन पे दिख गया, तो उन्हें फेमिलियरिटी लगेगी कि यार ये सुना है इसका। भले ही उन्हें याद ना आए कहाँ देखा था, कहाँ सुना था, लेकिन फेमिलियरिटी जरूर पैदा हो जाएगी। फ्री की मार्केटिंग है। तो बुक्स बहुत ही पावरफुल विजिटिंग कार्ड होती हैं। कहीं भी जाओ आप स्कूल में कहीं अपॉर्चुनिटी लेने गए, किताब दे के आ जाओ। कहीं मिले किसी को, जहां पे भी कुछ कांटेक्ट डिटेल है, किताब दे दो। क्लियर है जी। मेरे मेंटर का किस्सा बताता हूँ आपको, ठीक है? डॉक्टर अड़िया, जो कि मेरे कॉलेज में जब मैं नया नया आया था, ओरिएंटेशन चल रहा था हमारा निरमा में, तो उनका लेक्चर था 1 घंटे का। ठीक है। तो वहां से मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिली उनसे। और उनसे गाइडेंस ली मैंने। अभी तो वो 72 ईयर्स के हो चुके हैं। ठीक है, ही इज़ माई पार्टनर एज वेल। तो वो मेरी मार्केटिंग कंपनी के पहले क्लाइंट भी बने वो मेरे। ही बिकेम माई क्लाइंट, देन मैंने अपने स्टार्टअप में उन्हें पार्टनर भी बनाया। तो ही बिकेम माई पार्टनर एज वेल, जो वो रिटायर हो चुके थे उसके बाद। ठीक है। तो उनकी एक बहुत मजेदार बात है किताबों को लेकर के। उन्होंने लगभग 100 किताबें लिखी हैं। ही हैज रिटन 100 बुक्स। ठीक है। ही इज कॉल्ड द दीपक चोपड़ा ऑफ इंडिया। इंडिया के दीपक चोपड़ा हैं वो, डॉक्टर जितेंद्र रेड्डिया। उनकी किताब थी प्रेरणा का झरना, स्प्रिंग ऑफ इंस्पिरेशन, जो 18 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है, इंक्लूडिंग चाइनीज, और 1 मिलियन कॉपीज बिकी है उस किताब की। प्रेरणा का झरना। वो किताब बेसिकली जोसेफ मर्फी की जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है,
उस किताब का एक लाइटर वर्जन उन्होंने क्रिएट किया, जो कि सिंपल गुजराती भाषा में लोगों को समझ में आ चुके हैं। गुजरात में वो बुक इतनी पॉपुलर हो गई कि फिर वो देश विदेशों में सब जगह पहुंच गई। तो वो गुजरात में बहुत पॉपुलर किताब है। मतलब ऐसा माना जाता है कि गुजरात, कोई भी गुजराती अगर सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी चालू करता है तो उसकी सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी उसी किताब से चालू होती है, प्रेरणा के झरने से। तो वो, तो हम, जब वो मेरे क्लाइंट थे तो हम कुछ प्रोग्राम कोलेबरेट करके करते थे। तो उसमें मैं बिजनेस पार्ट ज्यादा सिखाता था, वो सिर्फ माइंड पे टॉपिक पे लेते थे, बाकी सारा कैसे सक्सेसफुल कोच बनना है, क्या करना है। हमारा 1,80,000 का एक प्रोडक्ट था जो हम दोनों साथ में रन करते थे। कोचिंग प्रोग्राम, 8 दिन का कोचिंग प्रोग्राम हम रन करते थे साथ में। इसमें 4 दिन वो लेते थे, 4 दिन मैं लेता था, इस तरीके से। तो उस प्रोग्राम के दौरान हम बहुत साथ में घूमते थे, पूरे इंडिया जाते थे हम लोग। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि वो जहां भी जाते थे ना, अपनी किताब साथ में, उनकी एक पूरा कार्टून भरा हुआ रहता था उनकी डिक्की के अंदर, गाड़ी की डिक्की में कम से कम 500 किताबों का कार्टून बना हुआ रहता था। इतनी किताबें हमेशा साथ में रहते थे वो। तो एक बहुत अच्छा किस्सा मुझे बताते हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बड़ा मजेदार है। तो तो अढ़िया सर के जो भाई हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, हसमुख अढ़िया, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, वन ऑफ द यंगेस्ट आईएएस थे गुजरात के, और मोदी जी के वन ऑफ द फेवरेट पर्सन, जिन्होंने जीएसटी लागू करने में, नोटबंदी में, सभी जगहों में जो की डिसीजन मेकर उनके थे, ही वॉज हसमुख भाई अढ़िया जी, जो कि उनके बड़े भाई हैं। तो अढ़िया सर की दोस्ती मोदी जी से बहुत अच्छी थी। तो और क्योंकि गुजरात में इतना पॉपुलर फेस थे तो इवेंट्स में मिलना होता था। तो कहते हैं कि मैं जब पहली बार, जब सीएम थे मोदी जी, तो हम एक इवेंट में मिले। तो मैं भी वहाँ पे चीफ गेस्ट था, मोदी जी भी थे। तो मोदी जी को मिलते ही प्रेरणा का झरना मेरी साथ में रहती है, मैंने प्रेरणा का झरना पकड़ा दी मोदी जी को कि मोदी जी किताब जरूर पढ़ना आप। तो मोदी जी ने प्रॉमिस किया कि जरूर मैं पढ़ूंगा किताब। 3 महीने बाद बोले दूसरे फंक्शन में मिले हम। जैसे मोदी जी को देखा, तुरंत जाकर के मोदी जी को बोला, मोदी जी किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी? मोदी जी बोले, यार अड़िया साहब किताब तो रह गई। बोले दूसरी किताब साथ में थी, ये लो, इस बार जरूर पढ़ना, बहुत अच्छी लिखी है मैंने ये किताब। मोदी जी को किताब फिर पकड़ा दी उन्होंने, वो पुरानी वाली तो बोले हो सकता है कहीं रह गई, ये वाली अब पढ़ लेना इसको वापिस आप। फिर बोलते हैं कि फिर 4-5 महीने बाद वापिस मिले मोदी जी से। जैसे ही मिले तुरंत एक हाथ में किताब ले ही रखी थी, मोदी जी के पास पहुंच गए। लेकिन वो पूछे उससे पहले ही मोदी जी ने कह दिया किताब पास में रखो, मैंने पढ़ ली है, बहुत अच्छी लिखी, सारू लिखी। बोले मैं दूं उससे पहले ही मोदी जी ने आगे होके बोल दिया कि लिख दी है किताब। तो उनकी किताब है, अड़िया सर की किताब है कॉन्फिडेंस करके। वो एकमात्र किताब है जिसपे वो मोदी जी का चेहरा यूज करते हैं, बिकॉज ही अलाउड हिम, मोदी जी ने अलाउ किया है। तो कॉन्फिडेंस एक ऐसी किताब है उनकी जिसपे उन्होंने अपना चेहरा नहीं लगाया है, मोदी जी का फेस लगाया है। और आप सभी क्रॉसवर्ड्स में आपको मिल जाएगी, मोदी जी का फेस लगी हुई है। तो वो एकमात्र मोदी जी की जीवनी के अलावा एकमात्र किताब है जिसपे मोदी जी का फेस आता है, बिकॉज ही अलाउड। करो आप यूज, कोई दिक्कत नहीं। किताब, जब हम गुजरात में ट्रेवल करते थे, हम बड़े से बड़े व्यक्ति जो गुजरात के हों, उन सब से हमारा मिलना होता था। चाहे वो सीएम हो या एमपी हो, होम मिनिस्टर हो, सब लोग उनकी किताब जानते थे, क्योंकि उनकी आदत है, वो जिस भी व्यक्ति से मिलते थे उसे किताब देते। ठीक है, तो उनका 100 ईयर का रिकॉर्ड है, 100 साल का रिकॉर्ड है कि सेल्फ पब्लिश की गई किताब उन्होंने खुद ही पब्लिश करी थी, पता है। दुनिया भर के पब्लिशर उस किताब को पब्लिश करने के लिए आज भी मर रहे हैं, लेकिन वो खुद ही पब्लिश करा, क्योंकि उनके पास में बेस था ना, उनके प्रोग्राम होते थे तो उनके पास में बेस था, तो वो किसी को रॉयल्टी क्यों दें? वो 100% अपने पास ही रखेंगे ना, खुद ही बेचेंगे तो। 1 मिलियन से ज्यादा कॉपीज उन्होंने सेल करी।
क्लियर है जी। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग लेसन जो मुझे उनसे मिला वो ये मिला कि किताब जरूर दो। इसलिए आपने देखा था अभी जब मुझे केबीसी बुलाया था तो मिलते ही अमिताभ बच्चन को किताब दे दी थी मैं। राइट। अब अगली मुलाकात में यही करूंगा, किताब साथ ही लेके जाऊंगा, पूछूंगा लूंगा पढ़ी कि नहीं पढ़ी। पढ़ ली तो रिव्यू लिखवा लूंगा कि अभी रिव्यू तो किताब पढ़ी है तो। ठीक है। तो एक बहुत पावरफुल विजिटिंग कार्ड है कोचेस के लिए। तो इतनी पावरफुल है ना बुक, बहुत कई तरीकों से आप यूज कर सकते हो। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। कहीं पे भी आप बुक का रिलेटेड कोई इवेंट रखते हो तो उसमें एक नेटवर्किंग हो सकती है। आप कोई लिटरेचर फेस्टिवल्स में सपोज आप जाते हो, या कहीं पे बुक फेयर्स होते हैं वहां पे जाके अपनी बुक लगाते हो, कुछ भी करते हो तो एक नेटवर्किंग की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ब्रांडिंग होती है आपकी। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको। मैंने कहा था मेरे को दिव्य भास्कर की बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। दिव्य भास्कर ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया नॉलेज सीरीज का, और मेरे इतने सारे प्रोग्राम कराए उन्होंने, जस्ट बिकॉज ऑफ माई बुक। मीडिया प्रेजेंस मिला। किताब लिखने के बाद 40-50 बार मैं अखबारों में आया। कभी दिव्य भास्कर, कभी दैनिक भास्कर, कभी नव भारत टाइम्स, कभी टाइम्स, सब जगह। इनफैक्ट मेरी किताब आ जाने के बाद में ना मैं सूरत, स्पेशली सूरत जब भी प्रोग्राम करने जाता था तो दिव्य भास्कर वाले हमेशा आते थे उस प्रोग्राम को कवर करने के लिए, जस्ट टू कवर द प्रोग्राम। एंड अगले दिन बिल्कुल उनके सिटी पेज के मेन पे फोटो लगती थी कि योगेंद्र सिंह राठौड़ ने आकर के इस टॉपिक पे प्रोग्राम कंडक्ट किया। हमेशा अखबार में देते थे वो लोग। एक्सपर्ट पोजीशनिंग होती है, क्रेडिबिलिटी बनती है आपकी, एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी बनती है। क्लियर है दोस्तों। तो ये इतने सारे इस किताब के बेनिफिट हैं जो आपके कोचिंग करियर को बूस्ट करेंगे। हमें सिर्फ किताबें बेच बेच के थोड़ी कमाना है। हमें तो इन किताबों के जरिए एक बहुत ही पावरफुल प्रेजेंस अपनी क्रिएट करनी है, ताकि हमारी कोचिंग करियर जो है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाए। ठीक है। और अभी मैं थोड़ी देर का ब्रेकआउट रूम में भेज रहा हूँ आपको। उसके बाद अब मैं स्टेजेस बताऊंगा कि ये किताब कितनी स्टेज में पूरी होती है। एक किताब के पूरी होने की टोटल 12 स्टेजेस हैं। उसमें से कितनी आपको करनी है, कितनी पब्लिशर करेगा, कितनी मैं कराऊंगा, वो सारी चीजें क्लियर कर दूंगा आज के। इसके बाद आपको बिल्कुल एक अपना मैप क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली इन इन स्टेजेस में हम ग्रो करने वाले हैं। हालांकि ये स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर हम कल बनाना सीखेंगे, लेकिन स्टेजेस 12 हैं। सिंपल स्टेजेस हैं। एक किताब कैसे एक आइडिया से एक फाइनल स्टेज में बदलती है, उसकी 12 स्टेजेस हैं। तो अभी तक जो भी पढ़ा एक बार उस पर ब्रेनस्टॉर्म करो, एंड देन हम स्टेजेस पढ़ेंगे। चलिए। रूम्स मैंने क्रिएट कर दिए, ओपन कर दिए।
चलिए जी, आगे सभी लोग। हम्म। सो व्हाट्स योर डिस्कशन? ये गए कम थे, आए ज्यादा हैं ये। एक्स्ट्रा होके कैसे आए हैं? ज्यादातर तो लीक होते हैं। इट वाज गुड। गुड टू राइट मल्टीपल बुक्स। अभी फिलहाल एक बुक पे फोकस करें, फोकस ऑन द फर्स्ट बुक। फिर तो कई लिख सकते हैं, जैसे डॉक्टर जगदीश है, मेरे स्टूडेंट, वन ऑफ द सीनियर स्टूडेंट हैं, 65 ईयर्स के हैं। तो उन्होंने 13 किताबें लिखी। उन्होंने मेरी टारगेट को बीट करने का वो लिया था कि आपकी 11 है तो मैं 12 लिखूंगा। ठीक है, तो मुझे 6 महीने में 8 लिखने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था। तो उन्होंने 6 महीने से कम में करी। तो हमने उनके रिकॉर्ड को भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेजा और उनको मिला भी। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया उन्होंने। और वो उन्होंने फिर ऑथर ही अपना टॉपिक ले लिया कोचिंग का, हाउ टू राइट अ बुक। तो चलिए अब स्टेजेस समझ लें जरा। चलो स्टेजेस समझते हैं। बिल्कुल सिंपल सी स्टेजेस हैं, एक किताब किन स्टेजेस में कंप्लीट होती है देखें जरा। 12 स्टेजेस हैं टोटल। सबसे पहली स्टेज होती है निश, कि आपको निश आइडेंटिफाई करना कि आपकी किताब क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगी और किसके लिए करेगी। अब निश तो हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो यानी कि अपना पहला स्टेज ऑलरेडी डन है, वो क्लियर्ड है ऑलरेडी। सेकेंड है आइडियल रीडर। आइडियल रीडर आपका कौन? जो आपका आइडियल कस्टमर है, रामलाल, वही आपका आइडियल रीडर है। तो मैं आइडियल कस्टमर स्नैपशॉट कराऊंगा आपको, एक वर्कशीट है जिस वर्कशीट को हमें फिल करना है, जिससे हमारा आइडियल कस्टमर निकल के आ जाएगा हमारे सामने। ठीक है, जो कि 15 मिनट का प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से आप आइडियल कस्टमर निकालना सीख जाएंगे, वो मैं आपको वैसे भी कराने वाला हूँ। तो आपका आइडियल रीडर मैं आपको करवा दूंगा क्लास के अंदर ही, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आइडियल कस्टमर कौन है। फिर होता है टाइटल फाइनल करना, कि बुक का टाइटल क्या होगा, सब टाइटल क्या होगा। टाइटल जो उसका मेन टाइटल है, सब टाइटल उसके नीचे एक शॉर्ट लाइन में डिस्क्राइब करना कि आपकी बुक क्या करती है, किसको क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है। टाइटल और सब टाइटल दोनों का ही टेम्पलेट होता है, फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला मैं आपको सिखाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली परसों हम लोग उस पर बात करेंगे, और कल समय रहा तो कल उस पर बात करेंगे कि टाइटल और सब टाइटल कैसे क्रिएट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। तो उसका 3 वर्ड्स का फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला मैं आपको कल सिखाऊंगा। तो टाइटल भी क्लास में क्लियर कराऊंगा, सब टाइटल भी क्लास में क्लियर कराऊंगा। फिर पांचवी स्टेज आती है बुक की आउटलाइन और स्ट्रक्चर तैयार करना, कि बुक की कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको मिल जाए कि स्ट्रक्चर क्या रहेगी। स्ट्रक्चर मतलब कि सबसे पहले जब किताब खुलेगी तो पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, कि पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर टेबल ऑफ कंटेंट होगी, फिर चैप्टर 1 होगा, चैप्टर 2, चैप्टर 3, फिर कंक्लूजन होगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है किताब का, वो आउटलाइन आपके दिमाग में क्लियर होना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक जनरल स्ट्रक्चर ये होता है कि टेबल ऑफ कंटेंट, उसके बाद में किताब का इंट्रोडक्शन, फिर बाद में किताब का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, या फिर सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, या फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो कई लोग किताब को 2-3 पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं, और फिर उसके अंदर सपोज चैप्टर 1 से चैप्टर 4 पार्ट 1 हो गया, चैप्टर 5 से चैप्टर 7 पार्ट 2 हो गया, इस तरीके से। तो अलग अलग स्ट्रक्चर के तरीके होते हैं। तो एक सिंपल स्ट्रक्चर हो गया चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। देन कंटेंट, फिर आपका कंटेंट आ जाएगा, चैप्टर 1 का कंटेंट, 2 का कंटेंट, 3 का कंटेंट। ऐसे सपोज टोटल 7 चैप्टर हैं, तो 7 चैप्टर्स के कंटेंट आ गए। जब चैप्टर्स के कंटेंट आ गए, देन कंक्लूजन आएगा, पूरी किताब का कंक्लूजन क्या है। उसके बाद में इनविटेशन टू द मेन प्रोग्राम, कि अब आप उन्हें इनवाइट करोगे कि मैं इस टॉपिक पे 1-to-1 सेशन भी करता हूँ, मैं इस टॉपिक पे वेबिनार भी करता हूँ। अगर आपको मेरे साथ 1-to-1 सेशन या वेबिनार बुक करने हैं,
तो ये ईमेल दिया हुआ है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, ये मेरा फेसबुक है, यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इनविटेशन टू द मेन प्रोग्राम का मतलब आप क्या क्या और प्रोग्राम करते हैं उनकी डिटेल्स, प्लस अपना कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नहीं देना है, ईमेल देना है, और इंस्टाग्राम फेसबुक देना है, जहां से वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं अगर उन्हें 1-to-1 करना है या फिर आपका वेबिनार अटेंड करना है। तो सेवेंथ, रेफरेंसेस। इस किताब को लिखने के लिए आपने कोई फेमस किताबों का कोट यूज किया है या किसी फेमस ऑथर्स के वर्क को यूज किया है, उनका नाम लेके उनका क्रेडिट लेके, हम लोगों ने अगर सपोज किसी बड़ी किताब में से कोई कंटेंट आप लेते हैं तो उस ऑथर को क्रेडिट देते हुए आप लिख सकते हैं उस कंटेंट को, कि सपोज स्टीफन कवी ने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव किताब के अंदर ये बताया कि सर्कल ऑफ कंट्रोल एंड सर्कल ऑफ नो कंट्रोल होता है। तो आप इस तरीके से अगर फेमस किताबों का कंटेंट आप यूज कर रहे हैं तो उन्हें क्रेडिट देते हुए, किताब का नाम बयान करते हुए, उस कॉन्सेप्ट को अपनी लैंग्वेज में आप समझा सकते हैं। और एंड में रेफरेंसेस की लिस्ट में कौन कौन सी किताबें इस टॉपिक को जस्टिफाई करती हैं और जिन किताबों से आपने रेफरेंसेस लिए हैं उनकी लिस्ट आप वहां पे दे सकते हैं। और फिर बाद में ऑथर बायो, कि ऑथर क्या है, आप कौन हो, आपके बारे में कुछ बताना है, तो वो चीज। ठीक है, तो इसे कहते हैं एक बुक की आउटलाइन तैयार करना। टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1 2 3 4 5 6, फिर उनके कंटेंट, देन कंक्लूजन, देन इनविटेशन टू द मेन प्रोग्राम, देन रेफरेंस, देन ऑथर बायो। स्ट्रक्चर पे कल डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल सिर्फ एक ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूँ। तो इस 5 स्टेज क्लियर है, पहली 5 स्टेज क्लियर है आपको, सिंपल है। तो निश हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आइडियल रीडर, टाइटल, सबटाइटल, ये मैं आपको क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, तो ये आपकी क्लास में ही डन हो जाएगी। स्ट्रक्चर के लिए कल मैं एक स्ट्रक्चर की शीट दूंगा आपको, जिस शीट में पूरी बुक की आउटलाइन कैसे होगी वो आउटलाइन को डिस्कस करेंगे कल हम। तो ये स्ट्रक्चर भी मैं आपको बनवाऊंगा, प्लस चैट जीपीटी की कैसे मदद करनी है आउटलाइन और स्ट्रक्चर्स को तैयार करने में, वो परसों आएगा टॉपिक, जिसमें टीम आपको हाफ एन आवर के लिए दे विल मेक यू अंडरस्टैंड किस तरीके से एथिकली यूज करना है और हमारे जनरेट किए हुए प्रॉम्प्ट्स को कैसे आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद में छठी स्टेज आती एडिटिंग की, कि अब आपने किताब तो लिख ली, अब उसमें अगर ग्रामेटिकल एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर पंक्चुएशंस की गड़बड़ है, उसे ठीक करना है, तो एडिटिंग पार्ट आ जाता है जिसमें आप किताब को एडिट करते हो। ठीक है, तो एडिट करने के लिए आप सिंपल ग्रामरली आपकी, आजकल तो वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ही हम वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखना चालू करेंगे किताब को, फिर पीडीएफ वगैरह उन सब में वो लोग कन्वर्ट करते रहेंगे, अपन वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखेंगे किताब। तो वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ही एडिटिंग का ऑप्शन है, वो अपने आप ही स्पेल करेक्ट वगैरह सब करता रहता है। नहीं तो आप चैट जीपीटी की भी मदद ले सकते हो एडिट करने के लिए, कि आपकी किताब को एक अच्छी ग्रामर में वो एडिट करके दे दे। एडिट के बाद में डिजाइनिंग फेज आ जाएगी आपकी। डिजाइन, ये किताब की पूरी डिजाइन कैसी होगी। फॉर्मेटिंग आ जाएगी, कि फॉन्ट्स वगैरह कैसे रखने हैं, चैप्टर्स की नंबरिंग करना, पेजेस की नंबरिंग करना। ठीक है, फॉन्ट्स कौन से यूज करना, वो फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो डिजाइन आ गई, फॉर्मेटिंग आ गया, फ्रंट कवर एंड बैक कवर के डिजाइन आ गए। बुक की स्पाइन तैयार करना, स्पाइन कौन सी होती है, जहां से बुक खुलती है, तो वो जो स्पाइन है उसकी, जिस पॉइंट पे दोनों पार्ट जुड़े हुए हैं चैप्टर्स, तो वो जो स्पाइन है वो बुक की स्पाइन होती है। तो आप जब बुक को अलमारी में रखते हो तो जो बाहर स्पाइन दिख रही है, तो स्पाइन को भी डिजाइन करना पड़ता है ताकि उसके ऊपर किताब का नाम हो और क्लियरली पता चल जाए कि किताब किस बारे में है। तो उसकी स्पाइन को डिजाइन करना, फिर उसे पब्लिश करना, फिजिकल पब्लिक्स एंड किंडल पब्लिकेशन, एंड देन फिर बुक को मार्केट करना। क्लियर है। अब इसमें देखें, डिजाइनिंग पब्लिशर करेगा, फॉर्मेटिंग पब्लिशर करेगा, फ्रंट कवर बैक कवर पब्लिशर बनाएगा, स्पाइन पब्लिशर बनाएगा, पब्लिश पब्लिशर करेगा, और उसकी मार्केटिंग के लिए यानी अमेजोन पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, वो भी पब्लिशर करेगा। फनल के जरिए आपको फनल बनाना इस कोर्स में सीख ही रहे हैं, तो वो आप फनल में भी बुक को एज ए लीड मैग्नेट यूज कर सकते हो। आपका काम पता है क्या है। निश मैं आपकी तैयार कराऊंगा, आइडियल रीडर, टाइटल, सबटाइटल, ये मैं क्लास में प्रिपेयर कराऊंगा। स्ट्रक्चर मैं आपको दूंगा, स्ट्रक्चर में क्या कंटेंट किस तरीके से बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपका सबसे ज्यादा रोल किसमें है। स्ट्रक्चर वगैरह तो आ जाएगा, जो कंटेंट वाला पार्ट है, चौथा पॉइंट है कंटेंट लिखना, कि वो चैप्टर्स के कोर टॉपिक क्या हैं, वो कोर टॉपिक डिसाइड करना, उसमें मैं आपकी मदद करूंगा, और उन टॉपिक्स पे डिटेल में लिखना।
उसके लिए भी आपको टूल्स मिल जाएंगे, जो प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे, बट ये आपको करना रहेगा। छठी फेज आपको करनी होगी एडिटिंग, जो कि अगेन टूल्स के जरिए टीम बता देगी आपको टूल्स क्या करने हैं। तो मेनली आपका काम पता है, टोटल 12 में से सिर्फ पांचवा और छठा ही आपका है, बाकी सारे तो पब्लिशर करेगा। और पहले वाले में ही आपको करा दूंगा। और छठी के लिए भी टूल्स टीम दे देगी आपको, बता देगी कैसे करना है। और पांचवी में आपको इस जर्नी में साथ में करवाऊंगा ये वैसे भी। तो मेन आपका जो ज्यादा एनर्जी जाएगा वो सिर्फ एक स्टेज आपको तैयार करनी है, पांचवी स्टेज। बाकी सब तो मैं ही क्लास में करवा दूंगा, बाकी पब्लिशर कर देगा। अब तो बन जाएगी ना किताब। 12 स्टेज में से आपको तो एक ही स्टेज करनी है बस। और वो स्टेज भी आपको अकेले नहीं करनी है, उसके लिए भी अगर आप लिखना नहीं चाहते तो यू कैन जस्ट स्पीक। वो आपको टूल बता देंगे कि स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं टूल्स। ये तो आपके आई थिंक नॉर्मल फोन में ही होता है आजकल तो। ठीक है, यू जस्ट हैव टू स्पीक एंड इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट। ठीक है, आपके फोन में भी होता है, कीबोर्ड में भी होता है, नहीं तो आपके चैट जीपीटी में भी होता है। आप जस्ट ऑडियो पे क्लिक करो, आप बोलो, जो भी आप बोलोगे वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा आपको। तो इवन आप लिख टाइप करते करते अगर बोर हो गए हैं तो टाइप करना छोड़ो, लेटो और जो आइडियाज आ रहे हैं बस उसे बोलते रहो। बस और कुछ नहीं करना है, बोलते रहो उस आइडिया को, वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन फिर उसे रिफाइन कर लो, फिर उसको रिफाइन कर दो। क्लियर है? तो ये टोटल जर्नी हमारी रहेगी। अब रोज कितने शब्द लिखने हैं, कितने शब्दों की किताब होगी, लिखाई कैसे जाती है कि आप फ्लो में कैसे रहें लिखते समय, कि आपको राइटर्स ब्लॉक ना आए, आइडियाज आपको टोटली फ्लो हों, क्या आपके कोर आइडियाज हो सकते हैं किताब के अंदर, व्हाट कुड बी द कोर आइडियाज, जिन कोर आइडियाज पे आप काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें कल मैं आप लोगों को बताऊंगा। कल मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता दूंगा कि आपकी किताब का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। और मैं निश वाइज एक शॉर्ट वर्जन किताब का बना के भी दिखा दूंगा कि तुरंत कैसे बनती है किताब। कोर एक बार कोर टॉपिक आ गए तो किताब बन जाती है। तो वो कोर टॉपिक्स मैं कुछ रिलेशनशिप और हर एरिया में आपको एग्जाम्पल के तौर पे बना के भी दे दूंगा, सो दैट इमीडिएटली आपको एक क्रिएटिव स्पार्क जो मिलनी चाहिए वो क्रिएटिव स्पार्क आपको मिल जाएगी। ठीक है सर, कैन वी यूज सम कंटेंट फ्रॉम एनएलपी मैनुअल्स? यस यू कैन। मेरी क्लासेस में पढ़ाया हुआ कोई भी कंटेंट आपको यूज करना है या मैनुअल्स में से यूज करना है, उस कंटेंट को, उन टेक्निक्स को, उनके एक्सप्लेनेशन को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। किसी और का यूज करो तो उसे क्रेडिट जरूर देना, मेरा बिना क्रेडिट के भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेरे कंटेंट के केस में कॉपीराइट का मतलब है यू हैव अ राइट टू कॉपी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। सर कैन यू प्लीज स्टिल गेट योर फॉरवर्ड? फॉरवर्ड पहले 5 लोगों को मिलेगा, फर्स्ट 5 लोग विल गेट फॉरवर्ड, बाकी लोगों को रिव्यू मिलेगा। फॉरवर्ड पूरे 1-1.5 पेज का होता है, रिव्यू 5-6 लाइन का होता है। तो मेरे लिए सबके लिए फॉरवर्ड देना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सबके फॉरवर्ड लिखने में इट विल कंज्यूम लॉट्स ऑफ टाइम, इतना समय दे पाना मेरे लिए संभव नहीं है। बाकी लोगों को यू गाइज विल गेट द रिव्यू। स्टिल यू कैन यूज माई नेम इन योर बुक, ही फॉरवर्डेड बाय YSR। आप अपने कवर पे या बैक पे यूज कर सकते हैं उसे, जिससे कि आपको अमेजोन पे या कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं, तो वो एक क्रेडिबिलिटी आपकी किताब में आ जाएगी। और बाकी रिव्यूड बाय YSR आप ये लिख सकते हैं। तो दोनों की मार्केटिंग परस्पेक्टिव से दोनों की सेम सेम ही वैल्यू है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। क्लियर? तो अभी पाथ बेटर लग रहा है? अब लगता है कि किताब हो जाएगी?
कल तक तो ऐसा लगेगा कि हो ही गई। कल तो आपको ये फीलिंग हो गई किताब, अब तो अब क्या बचा है, हो गई। एक बार अंदर फीलिंग आ गई ना, हो गई की, तो फिर आप देखेंगे कि 5-7 दिन में हो जाएगी। 10 दिन 12 दिन मैक्सिमम। और बहुत अच्छी किताब, ये नहीं कि ऐसी वैसी किताब, जिसको पढ़ने में लोगों को अच्छा लगेगा, आपको भी प्राउड फील होगा, यार कुछ अच्छा बना है। डन। तो आज का की टेक अवे बताएं, व्हाट इज योर की टेक अवे? बट हाईएस्ट रिकॉर्ड ऑफ बुक राइटिंग इन मिनिमम, जो मेरे बैचेज में मिनिमम है 3 दिन, 3 डेज। 10 दिन वाले तो बहुत सारे हैं, 3 दिन इज द मिनिमम टाइम जिसमें मनुस्क्रिप्ट सबमिट कर दिए लोगों ने। मैं जल्दी ऑथर बनने वाली हूँ, बस अब तो बन ही गए हैं, अब बस वो एक फॉर्मेलिटी बाकी है बस। ठीक है, कल डेडलाइन आ जाएंगी, वर्ड काउंट आ जाएंगे, रोज लिखना कैसे है, कैसे अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है, ताकि। और परसों सुबह से लिखना चालू। इफ यू हैव गुड, इफ यू हैव गुड आइडियाज यू कैन राइट a book. Yes, you can. Even if you don't have good ideas, you can research about the ideas and then you can write a book. अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, बिना, नहीं नहीं बिना बिना पीएचडी के कैसे डॉक्टर लगाओगे? डॉक्टर या तो आप एमडी हो, या आप पीएचडी हो, या फिर आपको ऑनररी मिला हो। ठीक है। तो मुझे पीएचडी भी की मैंने, ऑनररी भी मिला मुझे, अमेरिकन यूनिवर्सिटी मुझे ऑनररी डॉक्टरेट भी दे रखा है, फिर डॉक्टर ऑफ साइंस भी दे रखा है ऑनररी, फिर आई हैव डन माय पीएचडी एज वेल। तो बिना पीएचडी के, या बिना कोई ऑनर आपको दिया हो किसी आपके वर्क के लिए, किसी यूनिवर्सिटी ने ऑनर में भी देती है यूनिवर्सिटीज, राइट, या फिर आप एमबीबीएस हैं या एमडी हैं, तो ही आप डॉक्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये ना कह देना कि हमारे मेंटर डॉक्टर हैं इसलिए हम डॉक्टर भी लगा सकते हैं, वो कॉपी मत करना। मेरा एक स्टूडेंट था अहमदाबाद से, तो जब मैंने कहा कि हाँ, अगर आपको मेरी किसी क्लास में से कोई कंटेंट कॉपी करना है तो आप कर सकते हो, मैंने कहा कॉपीराइट का मीनिंग है यू हैव अ राइट टू कॉपी। तो वो बंदा 4 दिन में किताब लेकर आ गया। अच्छा, पूरा प्रिंट करके ले आया 4 दिन में। तो उसका कोई जान पहचान का पब्लिशर होगा, 4 दिन में प्रिंट करके ले आया वो किताब। और मुझे आकर के देता है, ऑफिस आ गया और कहता है सर किताब कंप्लीट, आपके लिए सरप्राइज है। मैंने कहा यार तुमने तो कमाल ही कर दिया, 4 से 5 दिन लगे होंगे मेरे ख्याल से उसे। मैंने कहा 5 दिन में तूने किताब लिख दी? मैंने किताब खोली, तो टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ी, मैंने कहा यार ये तो बड़ी बड़ी सी लग रही है। चैप्टर 1 देखा, मैंने कहा ये तो चैप्टर पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। 2 देखा तो 2 भी पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। मैंने कोई किसी एग्जाम्पल में वाइफ का डिस्क्रिप्शन दे रखा था कुछ, कोई एग्जाम्पल में, तो उसके एग्जाम्पल में भी वो ये, तो बाद में देखा तो मैंने अपनी किताब देखी तो उसने मेरी किताब ही एज इट इज कॉपी करके अपना नाम चेंज करके लेकर आ गया। बोले सर आपने कहा था ना कॉपी राइट, यू हैव राइट टू कॉपी।
तो मैंने कहा, मैं भाई अपनी बीवी का नाम तो चेंज कर लेता हूँ, उसका एग्जाम्पल तो दूसरे दे, अपने एग्जाम्पल दे, मेरी वाइफ के एग्जाम्पल क्यों दे रहा है, वो तो चेंज कर एटलीस्ट। ठीक है। कितने पेजेस सब कल बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। कितने पेजेस होने चाहिए, कितने वर्ड काउंट लिखने हैं हमें, रोज का क्या टारगेट है हमारा। फिर एवरी 5-6 डेज आई विल डू वन रिव्यू मीटिंग विथ यू। शॉर्ट रहेंगी, 30-30 मिनट की, ताकि कौन कहाँ पे अटक रहा है, कौन कितना पहुंच रहा है। और कहीं पे अगर कहीं कंटेंट में या कहीं पे भी तुम हो, तो इन द जर्नी आई विल हेल्प यू। अगर कोई स्टक है, कंटेंट में कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं कुछ पॉइंटर्स आप लोगों को दे दूंगा, तो उन पॉइंटर्स के अराउंड यू कैन स्टार्ट। राइट है। बन जाएगी, खेल खेल में बन जाएगी। ठीक है। डन, तो चलिए अब कल। सर आपने उस बुक को, बुक ही मेरे नाम की कर दी उसने। उसको क्या फॉरवर्ड की जरूरत है। चलिए, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, कल शार्प 8 बजे। और कल थोड़ा डेप्थ में स्ट्रक्चर्स, डेडलाइंस, सब कुछ कल पूरी तैयारी हो जाएगी आगे की। और देन परसों से वी विल स्टार्ट राइट। ठीक है। सेम टाइम ना, 8 बजे, 8 o'clock, सेम टाइम। चलिए, बाय बाय, सी यू एवरीबॉडी।